मास्क से आधा चेहरा देखने के बाद मीनाक्षी का शक बढ़ चुका था। किंग कोबरा को पकड़ने के लिए उसने अपने आदमियों को चिल्लाकर कहा, कोबरा, मास्क वाला आदमी मुझे किसी भी हालत में अपने पास चाहिए, जाओ पकड़ो उसे। मीनाक्षी के आदमी और पूरी थंडरस्टॉर्म गैंग के बीच बुरी तरह से लड़ाई शुरू हो गई। एक तरफ लोग गैंग के आदमियों के मास्क निकालने की कोशिश कर रहे थे तो दूसरी तरफ प्रतीक ने सबको मास्क किसी भी तरह से लगाए रखने की हिदायत दी थी। केडी अपने चेहरे पर मास्क लगा चुका था। उसकी शक्ल भले ही मीनाक्षी ने देख ली थी, लेकिन केडी नाम अभी तक किसी को भी पता नहीं चल पाया था। धीरे धीरे करके मीनाक्षी के लोग कमजोर पड़ते जा रहे थे, लेकिन मीनाक्षी इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती थी। उसने तुरंत फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। उधर से फोन उठाते ही मीनाक्षी ने जल्दी से कहा, मुझे 50 आदमी इसी 10 मिनट के अंदर एम्पायर बिल्डिंग में चाहिए। एम्पायर बिल्डिंग एक काफी पुरानी बिल्डिंग थी और इसी जगह पर मीनाक्षी अक्सर ही लोगों को किडनैप करके रखती थी। अभी तक इस लड़ाई में किंग कोबरा, केडी और कनक पूरी तरह से जीतते दिख रहे थे। जब प्रतीक को लगा कि अब इसे खत्म करके जा सकते हैं, उसने अपनी गैंग को चिल्लाकर बोला ताकि सब तक बात पहुंच जाए, जल्दी से ये सब खत्म करके हम अपनी पुरानी जगह पर मिलेंगे। कोई किसी तरह की गलती नहीं करेगा और ना ही मास्क उतारेगा। मैं नहीं चाहता कि हमारी ये गैंग किसी की भी नजर में आए। ठीक है किंग? सब लोग अपने आप को बचाते बचाते उस बिल्डिंग से निकलने ही वाले थे कि तभी मीनाक्षी के बुलाए हुए 50 लोग और आ चुके थे। उन सब के हाथ में गन थी। मीनाक्षी ने उन्हें इशारा करके कहा, ये सब मास्क वालों को भून डालो, जीते जीना सही, मरने के बाद तो मैं उनका चेहरा देख कर ही रहूंगी। शेरू और बाकी के 50 लोगों ने पूरी तरह से थंडरस्टॉर्म गैंग को घेर लिया था और उन्हें बड़ी बड़ी आंखों से ऐसे देख रहे थे जैसे गैंग के सभी लोगों का आज आखिरी दिन हो। केडी अभी भी बिल्डिंग के दूसरे हिस्से में था। उसको प्रतीक ने एक जगह पर छुपा दिया था। गैंग के सब लोग आंखों ही आंखों में अगले मूव का इंतजार कर रहे थे। उन्हें कभी भी इस तरह से किसी ने नहीं घेरा था और वो कभी पकड़ में नहीं आए थे। शेरू प्रतीक की आंखों में घूर कर देख रहा था और अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने अपने आदमियों से कहा, सबके सब पहले इनके पास जाओ और इनका मास्क उतारो। पहले इनका चेहरा देखेंगे, फिर इन्हें गोलियों से भूनेंगे। चलो आगे बढ़ो। प्रतीक अंदर से थोड़ा तो परेशान था, पर उसने अपनी परेशानी सामने नहीं आने दी। उसने आवाज को भारी करके कहा, अगर किसी को आज ही के दिन मरना है तो आगे बढ़े। तुम लोग आज तक पता नहीं किससे लड़ रहे हो, लेकिन हम उन जैसे नहीं हैं। जो भी हमारे पास आकर हमारे मास्क को उतारेगा, आज उसका आखिरी दिन ही होगा। वाह मेरे शेर, हम तो डर गए आपकी धमकी सुनकर। तू हमसे घिरा हुआ है और उसके बाद भी तेरी अकड़ खत्म नहीं हो रही है। अभी बताता हूँ तुझे। इतना कहकर शेरू प्रतीक के करीब जाने लगा। प्रतीक उसे बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। बाकी सब लोग भी काफी घबराए हुए थे। उन सब ने खुद कभी अपने किंग का चेहरा नहीं देखा था। उन्हें किंग का चेहरा देखना नहीं था, लेकिन आज एक अजीब सी बेचैनी उन्हें भी हो रही थी। शेरू प्रतीक के चेहरे के एकदम सामने था। मीनाक्षी अपनी कार में बैठी बैठी बाहर से ही ये सब नजारा देख रही थी। उसने अपना सारा प्लान अच्छे से बना दिया था। उसे आज पूरा यकीन था कि आज वो सक्सेसफुल होकर रहेगी। इसी गैंग की वजह से उसे काफी नुकसान हो चुका था। वो आगे और नुकसान नहीं सह सकती थी। पूरी गैंग को सामने देखकर मीनाक्षी खुद से कह रही थी, इन लोगों ने मेरी जिंदगी हराम कर दी थी। मेरा एक ही बिजनेस है जिसमें मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाती हूँ, वहाँ भी ये लोग। आज इन्हें ऐसा सबक मिलेगा कि कभी मीनाक्षी के काम के बीच में नहीं आएंगे। इधर शेरू ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और प्रतीक के मास्क को छुआ। शेरू मास्क निकालने ही वाला था और तभी वो पूरी जगह धुआं धुआं हो गया। उस जगह पर इतना ज्यादा स्मोक हो गया था कि सब जोर जोर से खांसने लगे थे। शेरू इधर उधर अपने लोगों को देखने की कोशिश कर रहा था। मीनाक्षी ने जब दूर से ये देखा तो वो चिल्लाती हुई अंदर आई, बेवकूफो, इसके लिए मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। खा खाकर बॉडी तो बना ली है, दिमाग तो है नहीं तुम लोगों के पास। शेरू और बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही थी। शेरू ने धीरे से उस धुएं से खांसते हुए ही बोला, मैडम मैडम, हमने तो पूरी। क्या कह रही हैं आप? अरे बेवकूफों, वो लोग भाग गए हैं। धुआं खत्म हो जाए तो अपनी आंखों से देख लेना। जिस आदमी को किडनैप किया था, जिसकी वजह से पूरी गैंग यहाँ आई थी, वही आदमी उनको यहाँ से लेकर भाग गया है। अभी भी शेरू को समझ नहीं आया था कि ऐसा हुआ कैसे। वो लोग ना तो किसी का चेहरा देख पाए थे और ना ही किसी का नाम जान पाए थे। कुछ ही मिनट में सारा धुआं खत्म हो गया था। जब धुआं खत्म हुआ तब शेरू का ध्यान उस स्मोक वाले बॉम्ब पर गया। ये बॉम्ब केडी के पास ही रखा हुआ था, जहाँ उन्होंने केडी को बांध कर रखा था। 2 दिन से केडी इन लोगों की सब बातें ध्यान से सुन रहा था। उसे पता चल चुका था कि बॉम्ब और गन कहाँ हो सकती थी। मीनाक्षी ने उन सबको गुस्से से देखा और उसके बाद किंग कोबरा के मास्क को याद किया। उसका दिमाग बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था और जल्दी से इस कोबरा के मास्क का सच जानना चाह रही थी। उसने अपने आदमियों से ज्यादा बातें नहीं की और सीधे गाड़ी लेकर अपने मेंशन निकल गई। इधर केडी, प्रतीक और पूरी थंडरस्टॉर्म गैंग अपनी बस्ती में पहुंच चुकी थी। सब लोगों को थोड़ी बहुत चोट लगी चुकी थी। प्रतीक ने सबकी हालत देखकर कहा, सब लोग अपनी चोट का ट्रीटमेंट करो पहले, मैं तब तक केडी को देखता हूँ। सब अपनी ड्रेसिंग कर रहे थे और खून साफ कर रहे थे। सबसे ज्यादा हालत खराब थी केडी की, क्योंकि 2 दिन तक शेरू और उसके आदमियों ने उसे बुरी तरह से पीटा था। वो उसका नाम जानना चाह रहे थे, लेकिन इतनी मार खाने के बाद भी केडी ने अपना मुंह नहीं खोला था।
उसकी पूरी पीठ बड़े बड़े चोट के निशानों से भरी हुई थी। कनक ने अपनी पट्टी करने के बाद केडी की चोट को देखा और खुद उसे साफ करने की कोशिश करने लगी। केडी का खून काफी बह गया था, इसलिए कनक कुछ नहीं कर पा रही थी। उसने किंग कोबरा से बोला, किंग, केडी को देखने के लिए हमें डॉक्टर को ही बुलाना पड़ेगा, खून रुक ही नहीं रहा है। किंग कोबरा ने केडी को ध्यान से देखा और उसके बाद तुरंत एक डॉक्टर को कॉल किया, जिसने पहले उसका भी ट्रीटमेंट किया था। डॉक्टर बिना देर किए बस्ती पहुंच गया और लगभग 2 घंटे में केडी को होश आ गया था। केडी ने जैसे ही सामने किंग कोबरा को देखा, उसने काफी उदास होकर बोला, सॉरी किंग, मैं अपनी आइडेंटिटी छुपा नहीं पाया, पता नहीं इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई। किंग कोबरा ने उसकी बात सुनी और थोड़ी देर तक कुछ सोचा, फिर गैंग के सब लोगों को बुलाकर बोला, देखो, मैं जो अभी कहने वाला हूँ, हो सकता है ये गलत हो या हो सकता है इससे काफी कुछ ठीक भी हो जाए। हम लोगों ने कसम खाई है कि सोसाइटी में जो भी गलत होगा, जिसके साथ भी गलत होगा, हम उसकी मदद करेंगे। पर हम मदद तभी कर सकते हैं जब हम खुद जिंदा रहेंगे, ठीक रहेंगे। इसलिए मुझे लगता है अभी वक्त है हमारे अंडरग्राउंड होने का। पूरे शहर के लोग पागलों की तरह हमारे पीछे पड़ चुके हैं, यहाँ तक कि पुलिस भी हमारे बारे में जानना चाहती है। अगर हमारी पहचान सबके सामने आ गई तो इस गैंग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। केडी के साथ जो हुआ है, मैं नहीं चाहता किसी और के साथ भी हो। इसलिए आज से हम तभी मिलेंगे जब मैं आप लोगों को मैसेज या कॉल करूंगा। हमारा एक पासवर्ड होगा जो मैं सबको पर्सनली बताऊंगा। किंग की बात को कोई भी मना नहीं कर सकता था। इतने दिनों में उन लोगों ने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया था कि कुछ दिन तक वो आसानी से सरवाइव कर सके। कनक के चेहरे पर एक हल्की उदासी थी, पर वो भी अपने किंग की बात मना नहीं कर सकती थी। केडी ने बेड पर लेटे लेटे ही कहा, किंग, मैं नहीं चाहता कि मेरी गलती की सजा सब लोग भुगतें। मेरी गलती थी जो मैं इस तरह बाहर निकला था। मेरी गलती की सजा सिर्फ मुझे ही मिलनी चाहिए। इसलिए अगर सिर्फ मैं ही अकेले उन गुंडों की इन्वेस्टिगेशन करूंगा तो कैसा रहेगा? केडी, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं सब लोगों को जिंदा और सही सलामत देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हम में से कोई भी किसी की साजिश का शिकार हो। इसलिए इस वक्त अंडरग्राउंड होना ही सबसे सही आइडिया है। किंग कोबरा की बात सही थी। मीनाक्षी और पुलिस वाकई पागलों की तरह उन्हें ढूंढ रहे थे। अगर उन लोगों ने अब कोई भी एक्शन लिया तो पूरी थंडरस्टॉर्म गैंग बिखर जाएगी। वापस गैंग बनाना उतना ही भरोसा सब में होना किंग कोबरा बार बार नहीं कर सकता था। जितने लोग अभी गैंग में थे वो सब किंग पर भरोसा करते थे और किंग उन सब पर। किंग सब लोगों को ध्यान से देख रहा था। उसे भी नहीं पता था कि अब वापस उन सब लोगों की मुलाकात कब होगी। किंग कोबरा का फैसला हम सब लोगों को मानना है। जब तक वापस किंग कोबरा वापस आने का मैसेज नहीं करते हैं, हमें छुप कर रहना है। और याद रहे, किसी भी तरह से किसी को हमारी गैंग की भनक तक नहीं लगनी चाहिए। केडी ने थोड़ी ताकत लगाकर अपनी ये बात कही। केडी इस हालत में भी गैंग के भले के बारे में सोच रहा था। सब लोग किंग और केडी की बातों को मान गए थे। इधर प्रतीक ने पूरी गैंग के लोगों को कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड रहने को कह दिया था और सबको वापस मिलने का पासवर्ड भी बता दिया था। किसी ने प्रतीक के फैसले को लेकर सवाल नहीं किया था। प्रतीक खुद अपनी गैंग को ऐसा कहते हुए काफी दुखी था, पर इस वक्त वही डिसीजन सही था। गैंग का काम पूरा करने के बाद प्रतीक सीधा ओबरॉय मेंशन पहुंचा। मीनाक्षी उसका वहां पर बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसके दिमाग में प्रतीक और किंग कोबरा को लेकर जो शक बैठा था, उसे वो किसी भी तरह से जानना चाहती थी। प्रतीक जैसे ही अपने रूम में गया, मीनाक्षी तुरंत उसके रूम में पहुंच गई और उसे ऊपर से नीचे तक देखकर बोली, कहाँ थे तुम? प्रतीक मीनाक्षी का सवाल सुनकर इधर उधर सामान रखने लगा। उसने बस्ती में ही अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। वो भी कहीं ना कहीं समझ गया था कि मीनाक्षी को उस पर शक हो गया है। मीनाक्षी को जब लगा कि प्रतीक उसे इग्नोर कर रहा है, तो उसने प्रतीक को जोर से पकड़ा और दांत पीस कर बोली, अगर मैं तुमसे कोई सवाल करूं तो उसका जवाब देना ही है तुम्हें, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई थी। बताओ कहाँ गए थे तुम? मैं तुम्हारे किसी फालतू सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था। अब तुम ये भी पूछोगी कि कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्या खा रहे थे? हाँ, मैं जो पूछूंगी तुम्हें सब बताना पड़ेगा। प्रतीक को मीनाक्षी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ गया था, पर उसने उसे मन में ही दबा लिया। इस वक्त वो किसी तरह का तमाशा नहीं चाहता था। आज वैसे ही काफी तमाशा हो चुका था। प्रतीक ने मीनाक्षी से अपना हाथ छुड़ाया और बोला, देखो, तुम मुझे जिस काम के लिए लाई थी वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे ज्यादा मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकता। प्रतीक का ये जवाब सुनकर मीनाक्षी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने ऊंची आवाज में कहा, सच में तुम वो काम कर रहे हो जिसके लिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई थी? तो फिर मेरी बेटी के नाम अभी तक ओबरॉय कंपनी के शेयर्स क्यों नहीं हुए हैं? मैं तुम्हें रुद्र बनाकर लाई थी और तुम मुझसे ही इस तरह से बात कर रहे हो। अगर मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाती तो पता नहीं कहाँ से भीख मांगकर खाना खाते। प्रतीक अपना सच जानता था। उसे बस मीनाक्षी की बेवकूफी पर बहुत हंसी आ रही थी। उसे लग रहा था कि कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। इतने दिनों में मीनाक्षी को जरा सी भी भनक नहीं लगी। वो ना कुछ जानती है और ना ही कुछ समझती है। प्रतीक ने इस मामले को यहीं खत्म करने के लिए मीनाक्षी से बोला, बताओ मुझे आगे क्या करना है? तुम जैसा बोलो वैसा करते हैं। मीनाक्षी ने इस मौके का फायदा उठाते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम कल ही तनु के नाम कंपनी के कुछ शेयर करवा दो।
प्रतीक जानता था कि भले ही कंपनी के शेयर तनु के नाम हो जाएं, लेकिन तनु को ऑफिस का कोई काम नहीं आता है। मीनाक्षी ने ना तो उसे लोगों से बात करना सिखाया था और ना ही ऑफिस का कोई काम। प्रतीक चाह कर भी तनु के नाम कुछ नहीं कर सकता था। उसने मीनाक्षी से कहा, देखो तुम जानती हो मेरे हाथ में शेयर है नहीं। शेयर ट्रांसफर करने के लिए विशाल ओबरॉय और दादाजी दोनों के साइन चाहिए होंगे। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। मीनाक्षी जानती थी कि प्रतीक अब उसके साथ गेम खेल रहा है। प्रतीक दादाजी को जो कह देता था वो बिना सोचे कर देते थे। जहाँ तक बात है विशाल की, तो वो भी रुद्र को अपनी तरफ करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। मीनाक्षी को लगने लगा था कि प्रतीक अब उनके हिसाब से नहीं चल रहा था। मीनाक्षी को लगा कि अब उसे प्रतीक को बड़ी धमकी देनी पड़ेगी, इसलिए वो प्रतीक के पास गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, तुम मुझे कोई बेवकूफ इंसान समझते हो क्या? अगर तुमने 24 घंटे के अंदर 25% शेयर तनु के नाम नहीं किए तो तुम्हारी असली आइडेंटिटी मैं पूरे ओबरॉय फैमिली के सामने बता दूंगी। पर तुम देख लेना कि तुम्हें उन लोगों को कैसे मनाना है। वो सब तुम पर बहुत भरोसा करते हैं। कैसा लगेगा उन्हें ये जानकर कि जिसे वो रुद्र समझ रहे हैं वो रुद्र नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, जो करना है करो। इतना कहकर मीनाक्षी ने प्रतीक को बिल्कुल बोलने का मौका नहीं दिया और उसके रूम से निकल गई। प्रतीक कुछ देर तक उसे खड़ा देखता रह गया। वो जानता था कि मीनाक्षी थोड़ी बेवकूफ हो सकती है, लेकिन इतनी नहीं कि उसे अपना भला बुरा ना पता हो। प्रतीक को अब समझ नहीं आ रहा था कि 24 घंटे के अंदर वो क्या करेगा। मीनाक्षी पहली बार प्रतीक के ऊपर हावी लग रही थी। इधर मीनाक्षी भले ही प्रतीक को 24 घंटे का टाइम दे चुकी हो, लेकिन उसके दिमाग में असली रुद्र और किंग कोबरा ही चल रहा था। उसको बार बार लग रहा था कि प्रतीक, रुद्र और किंग कोबरा एक ही आदमी है, लेकिन उसके पास ये मानने के लिए कोई प्रूफ नहीं था। उसने अपने कुछ लोगों को कॉल किया और बोली, मुझे रुद्र और सरला ओबरॉय नाम के लोगों की पूरी कुंडली जाननी है, उसका एड्रेस भी। वो धरती के जिस कोने में हो वहाँ से उसे ढूंढ निकालो। इसके अलावा एक प्रतीक शेखावत नाम का आदमी भी है, जिसके बारे में जितनी जल्दी तुम्हें पता चले मुझे कॉल करो। मीनाक्षी को अपने आदमियों पर काफी ट्रस्ट था। उन्होंने उसके काफी काम पूरे किए थे। वो तो जब से थंडरस्टॉर्म गैंग आ गई थी तब से उसके काम में काफी प्रॉब्लम होने लगी थी। मीनाक्षी अचानक से बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई थी और वो अब किसी तरह से कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। इसलिए वो तुरंत मिस्टर बत्रा से मिलने के लिए हॉस्पिटल चली गई। मिस्टर बत्रा हॉस्पिटल में मीनाक्षी को देखकर काफी हैरान थे। मीनाक्षी ने वहाँ पहुंचकर थोड़ा पार्थी का हाल चाल जानने का नाटक किया और बोली, पार्थी कैसी है रणधीर, तुम ठीक हो? मैं समझ सकती हूँ ऐसी हालत में तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी। रणधीर बत्रा मीनाक्षी की रग रग को जानते थे। वो जानते थे कि मीनाक्षी बिना काम के किसी का हाल चाल नहीं पूछती। फिर भी उन्होंने कहा, हम दोनों ठीक हैं, हमारी किस्मत में जो लिखा था वही हो रहा है। तुम बताओ, तुम आज यहाँ का रास्ता कैसे भटक गई? क्या काम है बताओ। मीनाक्षी पार्थी के पास गई और उसको देखते हुए बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं हमेशा तुमसे काम के लिए मिलती हूँ? मुझे पार्थी की चिंता हो रही थी। बचपन से इसे हंसते खेलते देखा है, ऐसे बेहोश देखकर अच्छा नहीं लग रहा। मिस्टर बत्रा अब इससे ज्यादा मीनाक्षी को नहीं झेल सकते थे। उन्होंने मीनाक्षी को वार्ड से बाहर बुलाया और बोला, तुम्हें जो कहना है कहो, मेरी बेटी को लेकर कोई बात मत करो। मीनाक्षी भी अब फॉर्मेलिटी से बाहर आ गई और तुरंत बोली, देखो रणधीर, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं इस वक्त प्रतीक के बारे में तुमसे जानने आई हूँ। तुम उसके बारे में जो भी जानते हो वो मुझे सच सच बता दो। मेरी नाक में दम कर रखा है उसने। ये बात सुनते ही मिस्टर बत्रा मन ही मन खुश हुए। सामने उन्होंने ये खुशी नहीं दिखाई। उन्हें एक पल के लिए समझ नहीं आ रहा था कि प्रतीक की सच्चाई मीनाक्षी को बतानी चाहिए या नहीं, इसलिए उन्होंने वापस सवाल किया, वैसे तुम्हें उसके बारे में क्यों जानना है? ऐसा उसने क्या कर दिया? जिस काम के लिए मैं उसे ओबरॉय मेंशन ले गई थी वो तो कर नहीं रहा है। मेरे और मेरी बेटियों की किसी काम नहीं आ रहा है। वो उसने मेरी बेटियों के नाम शेयर ट्रांसफर करने से मना कर दिया है, इसलिए मुझे उसका पास्ट जानना है जिससे मैं उसे सबक सिखा सकूं। मिस्टर बत्रा ये सुनने के बाद श्योर हो गए थे कि उन्हें मीनाक्षी को क्या बताना है और क्या नहीं बताना है। उन्होंने थोड़ा अनजान सा चेहरा बनाकर कहा, देखो मीनाक्षी, पार्थी प्रतीक को घर लेकर आई थी ये सोचकर कि ये कोई बिलियनियर है, लेकिन अफसोस कि ये फटीचर ही निकला। इसके पास तो चाय पीने तक के पैसे नहीं होते थे। पार्थी इसका पूरा खर्च उठाती थी। अब ऐसे आदमी का क्या ही पास्ट हो सकता है जो 10 रुपए की चाय तक अफोर्ड न कर पाए। वो किसी बस्ती में रहता था। बस्ती तो तुम जानती हो कैसी होती है। मीनाक्षी ये बात सुनकर सोच में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक इतना गरीब इंसान इतना घमंड कैसे कर सकता है और उसकी किसी भी बात के लिए मना कैसे कर सकता था। मीनाक्षी को ये भी लग रहा था कि मिस्टर बत्रा उससे कुछ छुपा रहे हैं। मिस्टर बत्रा की शक्ल देखकर लग रहा था कि अब वो मीनाक्षी को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेंगे। मीनाक्षी को अब बस अपने लोगों पर ही भरोसा था और जल्दी से उनकी इन्फॉर्मेशन का इंतजार कर रही थी। उसे असली रुद्र तक किसी भी हालत में पहुंचना था। मीनाक्षी अब 24 घंटे पूरे होने का इंतजार कर रही थी। प्रतीक भी इस दौरान काफी कंफ्यूज था। पहले तो पार्टी को लेकर, उसके बाद उसकी थंडरस्टॉर्म गैंग और फिर मीनाक्षी का शक। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो एक साथ इतनी सारी प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलेगा। 24 घंटे भी पूरे होने वाले थे। प्रतीक ने अपने दादाजी और विशाल ओबरॉय से किसी तरह की कोई बात नहीं की थी।
प्रतीक खुद नहीं चाहता था कि मीनाक्षी को इस प्रॉपर्टी का कोई भी हिस्सा मिले। वो आज तक उस दिन को भूल नहीं पाया था जब उसको और उसकी माँ को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था। जो औरत इस सब के पीछे थी, भला प्रतीक उसका काम कैसे कर सकता था। 24 घंटे पूरे होने से पहले एक बार मीनाक्षी प्रतीक से मिलने गई। प्रतीक बैठकर कुछ पेपर ही देख रहा था। उसे देखकर मीनाक्षी बोली, तो तुमने मेरा काम पूरा कर दिया, बस आधा घंटा और बचा है तुम्हारे पास, पेपर दिखाओ मुझे। प्रतीक ने अपने हाथ की फाइल साइड में रख दी और बोला, मैं आपका काम नहीं कर पाया, सॉरी। मीनाक्षी प्रतीक का सॉरी सुनते ही बौखला उठी। सॉरी? मैं यहाँ तुम्हारा सॉरी सुनने नहीं आई हूँ। अब तुम आधे घंटे और खुशी मना लो। आधे घंटे में पूरे घर को इकट्ठा करके तुम्हारा सच सामने ले आऊंगी प्रतीक। बहुत हुई तुम्हारी मनमर्जी, अब हम पूरे परिवार के सामने ही मिलेंगे। मीनाक्षी अब इतनी ज्यादा गुस्सा हो गई थी कि उसे अपना फायदा नुकसान कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आधा घंटा पूरा होते ही उसने हॉल में सब लोगों को बुला लिया। नारायण ओबरॉय जो बेड रेस्ट पर थे, उनको तक व्हील चेयर में हॉल में लाया गया। जैसे ही सब सामने आ गए, मीनाक्षी ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मैं जानती हूँ कि इस तरह से सबको बुलाना सही नहीं था। बहुत से लोग मेरी किसी बात पर यकीन भी नहीं करेंगे, लेकिन मैं आज कुछ ऐसी बात करने जा रही हूँ जिसे आपको मानना ही पड़ेगा। ओबरॉय परिवार का हर आदमी मीनाक्षी को थोड़े गुस्से से ही देख रहा था। विशाल ने मीनाक्षी के पास जाकर कहा, ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? अगर फिर से तुमने कोई हंगामा किया तो इस घर में आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। विशाल की बात का मीनाक्षी के ऊपर जैसे कोई असर ही नहीं हुआ, क्योंकि वो तो अपनी पूरी प्लानिंग के साथ आई थी। उसने एक बार विशाल को देखा और दूसरी नजर प्रतीक पर डाली। प्रतीक को देखते ही उसने बोला, आप सब लोग अपने लाडले रुद्र पर कितना भरोसा करते हैं। पापा तो इस पर जान छिड़कते हैं, और विशाल जी, आप तो अब रुद्र के बिना शायद रह ही नहीं सकते। भले ही इतने साल आपके बिना उसने गुजारा हो, सब लोग रुद्र पर जान लुटाने को तैयार हैं। लेकिन क्या आपको इस रुद्र ओबरॉय का सच पता है? क्या इसे आप लोगों के प्यार से फर्क पड़ता है? क्या इसने आज तक विशाल को अपने पिता जैसी इज्जत दी है? क्या बाकी परिवार वालों के साथ इसका अच्छा रिलेशन रहा है? खुद रुद्र इस बात को नहीं मानेगा। सब लोग मीनाक्षी की तरफ हैरानी से देख रहे थे। वो सब जानना चाह रहे थे कि आखिर मीनाक्षी करना क्या चाहती है। सब लोग भले ही हैरान हो, लेकिन प्रतीक को पता नहीं क्यों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो चुपचाप सोफे पर बैठा बाहर खिड़की की तरफ देख रहा था। मीनाक्षी को प्रतीक का ये कोल्ड बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा था। वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही हरिवंश जी ने कहा, हम आपकी बात समझ नहीं पा रहे मीनाक्षी जी, आप सीधे सीधे बताइए क्या बात है। ऐसे घुमा फिराकर वक्त मत बर्बाद कीजिए। हरिवंश की बात ने तो जैसे मीनाक्षी को कुछ ज्यादा ही गुस्सा दिला दिया था। उसने एक गहरी सांस ली और आगे बोला, देखिए हरिवंश जी, मैं भी घुमाकर बात करने वाली इंसान नहीं हूँ। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जिस रुद्र को आप लोग अपना समझकर इतना प्यार लुटा रहे हैं, अपना सब कुछ उसे देने को तैयार हैं, असल में वो रुद्र है ही नहीं। इसकी असली आइडेंटिटी क्या है, हम में से किसी को नहीं पता। मीनाक्षी की इस बात ने नारायण ओबरॉय की सांसों को तेज कर दिया था। उन्हें एक पल के लिए सब कुछ काला दिखने लगा। विशाल और हरिवंश ने उन्हें जल्दी से संभालने की कोशिश की और वापस उनके रूम में ले गए। उन दोनों को लग रहा था कि अब दादाजी की तबीयत खराब होने की वजह से ये मामला यही खत्म हो जाएगा। पर मीनाक्षी तो आज कसम खाकर बैठी थी कि किसी भी तरह से प्रतीक को घर से बाहर निकालना ही है। जैसे ही विशाल और हरिवंश रूम से बाहर आए, मीनाक्षी ने वापस अपना ड्रामा शुरू कर दिया और बोला, देखिए विशाल, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप खुद इससे पूछ सकते हैं, इसका असली नाम और सरनेम क्या है, ये खुद बताएगा। क्यों प्रतीक, बताओगे ना? हरिवंश अब थोड़े से कंफ्यूज हो गए। प्रतीक नाम सुनते ही वो उसके पास गए और बोले, क्या ये सच है रुद्र? रुद्र क्या प्रतीक? हमें तो लगा था, क्या तुम रुद्र नहीं हो? हरिवंश अपनी बात आगे कह ही नहीं पा रहा था, लेकिन विशाल को अभी भी मीनाक्षी के ऊपर भरोसा नहीं था। एक बार पहले भी मीनाक्षी उसे सरला और रुद्र से दूर कर चुकी थी। वापस विशाल वही गलती नहीं कर सकता था। विशाल ने मीनाक्षी से बहुत गुस्से में कहा, देखो मीनाक्षी, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हो सकता हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरे बेटे के खिलाफ एक शब्द और कहा तो तुम इस घर में एक पल नहीं रह पाओगी। मीनाक्षी को अभी भी लग रहा था कि वो एकदम सही रास्ते पर जा रही है। वो उतने ही कॉन्फिडेंस में थी। वो प्रतीक के पास गई और बोली, तुम भी कुछ बोलो, क्या मैं गलत कह रही हूँ? विशाल को बताओ अपनी सच्चाई, या फिर चुप रहकर ही तुम मेरी बात को मान रहे हो? मीनाक्षी जी, आपको जो कहना है आप कह सकती हैं, मैं इन बातों के बीच में नहीं पड़ना चाहता। प्रतीक का जवाब बहुत ही कोल्ड था, जिसने वापस मीनाक्षी के तन बदन में आग लगा दी थी। मीनाक्षी पूरे हॉल में इधर उधर लोगों की नजरें देख रही थी कि कोई तो उस पर यकीन करे। जब उसे लगने लगा कि ऐसा कोई नहीं है जो उसकी बात मानेगा, तो उसने एक पल में ही एक आइडिया सोचा और थोड़ा भारी आवाज में बोला, देखिए, मैं जानती हूँ कि मेरी पुरानी बातों की वजह से ही आप लोग मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, ये रुद्र नहीं है। और इस बात को साबित करने के लिए मैं चाहती हूँ कि रुद्र अपना डीएनए टेस्ट करवाए। प्रतीक, जो इतनी देर से इन सब बातों को ना सुनने की कोशिश कर रहा था, ये सुनते ही नाराज हो गया। मैं आपकी बात को साबित करने के लिए कोई टेस्ट नहीं कराऊंगा, भले ही आप लोग मुझे रुद्र मानो या ना मानो। प्रतीक की बात सुनते ही मीनाक्षी हंसने लगी और विशाल से बोली,
देखा, मैंने बोला था ना कि ये रुद्र नहीं है। अगर ये रुद्र होता तो टेस्ट कराने से क्यों मना करता? एक टेस्ट से सारी सच्चाई सामने आ जाएगी, फिर क्यों मना कर रहा है? इसका यही मतलब है ना कि ये झूठा है और रुद्र नहीं है। विशाल को भी अब मीनाक्षी की बात थोड़ी थोड़ी सही लगने लगी थी। उसे बस समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो रुद्र से इस बारे में बोले। जब उसे कोई और तरीका नहीं समझ आया तो वो प्रतीक के पास गया और बोला, देखो रुद्र बेटा, मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूँ, पर कई बार कुछ लोगों को गलत साबित करने के लिए कुछ कुछ करना पड़ता है। अगर तुम ये टेस्ट करा लोगे तो मीनाक्षी अपने आप गलत हो जाएगी और उसके बाद मैं खुद इसे इस घर में नहीं रहने दूंगा। मैं तुम पर पूरी तरह से भरोसा करता हूँ, लेकिन बाकी लोगों के मन में तुम्हें लेकर शक तो पैदा हो ही चुका है ना। विशाल की बातों ने प्रतीक का दिल तोड़ कर रख दिया था। वैसे तो उसे अपने पापा से किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी मीनाक्षी के कहने पर वो अपने ही बेटे का डीएनए टेस्ट कराने को कह रहे थे। विशाल अगर ये बात नहीं कहते तो प्रतीक एक बार इस बारे में शायद सोचता भी, लेकिन अब उसका सेल्फ रिस्पेक्ट बीच में आ गया था। उसने विशाल से कहा, देखिए मिस्टर विशाल ओबरॉय, पहली बात तो मैं खुद को आपका बेटा मानता नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं आपका बेटा होता तो आपकी तरह ही मीनाक्षी जैसे लोगों को घर में बुला लेता, जिनका काम सिर्फ घर तोड़ना होता है। दूसरी बात, मैं डीएनए टेस्ट कराकर फिर से खुद को एहसास नहीं दिलाना चाहता कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। इस बात को भूलने में मुझे कई साल लगे हैं। तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। मैं आप लोगों के इस फालतू के ड्रामे का हिस्सा नहीं बनना चाहता। प्रतीक की बात ने मीनाक्षी को खुशी जरूर दी थी, पर विशाल के मन में एक सवाल पैदा हो गया था। उसे लग रहा था कि अगर सच में ये रुद्र नहीं होता तो कब का विशाल को पापा बुला चुका होता। भला इस दुनिया में ऐसा कौन होगा जो अरबों रुपए ऐसे ठुकरा दे? विशाल को लगने लगा था कि ये असली रुद्र ही है, लेकिन उसके पास मीनाक्षी को समझाने के लिए कोई प्रूफ नहीं था। मीनाक्षी मन ही मन खुश भी थी और थोड़ी परेशान भी थी, क्योंकि प्रतीक अगर टेस्ट करा लेता तो उसे कुछ न कुछ जरूर हाथ लगता। अब उसे ना तो रुद्र का पता था, ना प्रतीक का, और ना ही किंग कोबरा का। इधर प्रतीक के घर में इतना तमाशा चल रहा था और उधर पुलिस अनिरुद्ध के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए तैयार हो गई थी। प्रतीक ने रिपोर्ट कर दी थी, लेकिन अभी तक पुलिस ने पार्थी से गवाही नहीं ली थी। पुलिस को प्रतीक ने इतनी ज्यादा धमकी दे दी थी कि पुलिस किसी भी तरह से इस केस को खत्म करना चाहती थी। एसआई और थाना इंचार्ज दोनों ही एक कांस्टेबल के साथ हॉस्पिटल में पहुंच गए थे। मिस्टर बत्रा पुलिस को देखकर थोड़ा डर गए। उन्होंने धीरे से पूछा, सर क्या हुआ है? आप लोग यहाँ? कुछ हुआ है? थाना इंचार्ज मोहन भंडारी ने पार्थी को एक नजर देखा और फिर मिस्टर बत्रा से बोला, आप मिसेस पार्थी के पापा हैं? मिस्टर बत्रा, जी बताइए। भंडारी, हम पार्थी जी का बयान लेने आए हैं। मिस्टर रुद्र ओबरॉय ने कंप्लेन की है कि पार्थी जी के पति ने उनके साथ फिजिकल अब्यूज किया है, उन्हें मारा पीटा है और मेंटली भी काफी परेशान किया है। क्या मैं पार्थी जी से बात कर सकता हूँ? मोहन भंडारी की बात सुनते ही मिस्टर बत्रा थोड़े दुखी हो गए। उनकी बेटी ने 2 दिन से आंख नहीं खोली थी। वो खुद पार्थी से बात करना चाहते थे। उन्होंने उदास होकर कहा, मैं खुद अपनी बेटी से बात करना चाहता हूँ, लेकिन वो पिछले 2 दिनों से बेहोश है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उसकी दिमाग की हालत कुछ ठीक नहीं है, शायद ही होश में आ पाए। मोहन भंडारी को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि अभी आगे उसे क्या करना चाहिए। उसने थोड़ा सोचा और बोला, मिस्टर बत्रा, वैसे तो हमें पार्थी जी का ही बयान लेना था, लेकिन आप उनके पापा हैं और अगर आप हमें अनिरुद्ध के बारे में कुछ बता सके और ये बता सके कि क्या जो रिपोर्ट में रुद्र जी ने कहा था वो सब सही है। मिस्टर बत्रा ने ये सवाल सुनकर ज्यादा कुछ नहीं सोचा। उन्होंने बस पार्थी के बेड की तरफ देखा। बेड पर बेहोश पार्थी को देखकर मिस्टर बत्रा के दिल को बहुत तकलीफ हो रही थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पार्थी इस हालत में होगी। उनकी ही वजह से आज पार्थी इस हालत में थी। अगर मिस्टर बत्रा पुराने वाले मिस्टर बत्रा होते तो शायद आज सच छुपा लेते, पर अब और नहीं। उन्होंने पूरी हिम्मत करके मोहन भंडारी से कहा, रुद्र जी ने जो कुछ भी कहा है वो सब सच है। अनिरुद्ध ने हम सबके नहीं रहने पर पार्थी को बहुत मारा और जब से शादी हुई थी तब से ही पार्थी की हालत ठीक नहीं थी। अनिरुद्ध रोज रोज उसे फिजिकली मेंटली टॉर्चर करता था। पार्थी बहुत स्ट्रेस में थी और वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से मैं परेशान हूँ, इसलिए उसने कई दिनों तक मुझे नहीं बताया। आखिरी बार जब अनिरुद्ध ने पार्थी को कुछ काम कहा और उसने नहीं किया तो अनिरुद्ध ने उसे बुरी तरह से मारा और इसी वजह से वो तब से बेहोश है। डॉक्टर्स को भी नहीं पता है कि मेरी बच्ची को कब होश आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे और मेरी बेटी को इंसाफ दिलाएंगे। मोहन भंडारी और एसआई दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। इस तरह के केसेस उनके पास अक्सर ही आते थे। मोहन भंडारी ने पूरा केस कांस्टेबल को लिखने को कहा और सब लिखने के बाद उसने कहा, मिस्टर बत्रा, हमने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। अनिरुद्ध के ऊपर हम जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू कर देंगे। फिर भी इस दौरान अगर पार्थी जी को होश आता है तो हमें जरूर बताइएगा। आप ध्यान रखिए अपना और पार्थी जी का भी। मिस्टर बत्रा ने आगे कोई जवाब नहीं दिया। मोहन भंडारी अपनी टीम के साथ वापस चले गए। उन्हें अब जल्दी से जल्दी अनिरुद्ध को पकड़ना था। इधर अनिरुद्ध बहुत गुस्से में अपने घर में इधर से उधर घूम रहा था। उसके पापा धनंजय उसे ऐसे देखकर खुद भी परेशान हो रहे थे। उन्हें भी नहीं समझ आ रहा था कि ऐसा क्या करे जिससे कंपनी भी बच जाए और अनिरुद्ध की जिंदगी भी। अनिरुद्ध बेचैन होकर अपने पापा से बोला, पापा, उस प्रतीक ने मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर दी है
अब हम कैसे इन सब प्रॉब्लम से बचेंगे? अनिरुद्ध के पापा धनंजय ये सुनते ही गुस्सा हो गए और चीख कर बोले, तुमको कितनी बार मना किया था उन बत्रा से मत उलझो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो वो लड़की चढ़ गई थी। तुम्हें तो ये भी नहीं पता था कि जिसे तुम फटीचर बेवकूफ समझ रहे हो वो ओबरॉय कंपनी का इकलौता वारिस है। मुझे लगा था तुम्हारे पास थोड़ा बहुत दिमाग होगा, लेकिन तुम्हारी बेवकूफी से बिजनेस तो गई ही, इज्जत भी चली गई। कोई हमारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहता और जो पुराने लोग थे उन्होंने तो सामने से कह दिया कि वो हमारे साथ अब अपना बिजनेस कंटिन्यू नहीं करेंगे। और इतने तमाशे की वजह क्या है? तुम्हारी आशिकी, तुम्हारी आवारागर्दी। अगर उस लड़के को तुम ऐसे ही जाने देते तो क्या हो जाता? धनंजय चौधरी गलत नहीं कह रहे थे। उन्होंने सिर्फ उसकी बेवकूफी और घमंड की वजह से ही अपना बिजनेस खोया था। कितने ही लोग थे जो सब अनिरुद्ध और चौधरी कंपनी में किसी के साथ उठना बैठना नहीं चाहते थे। अनिरुद्ध का बिजनेस अच्छा ही चल रहा था, पर एक छोटी सी गलती ने सब बिगाड़ दिया। अनिरुद्ध बहुत घबराया हुआ था। उसे पता था कि बहुत जल्द पुलिस उसके घर का दरवाजा खटखटाएगी। उसने थोड़ा घबराकर अपने पापा से बोला, पापा, मैं जेल नहीं जाना चाहता। पार्थी के साथ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था जिसकी वजह से उसकी ऐसी हालत हो जाएगी। पूरा बत्रा और ओबरॉय परिवार मुझे फंसाना चाहता है। मिस्टर चौधरी को अपने बेटे पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसी गुस्से में उन्होंने दांत पीस कर कहा, तुम्हें पता है ना कि औरतों को लेकर कानून कितने कड़े होते हैं, और तुमने जो किया है वो गलत है। मैं तुम्हारा बाप होकर ये बात कह रहा हूँ, तो सोचो मिस्टर बत्रा को इस वक्त कैसा लग रहा होगा। लेकिन अब अपनी औलाद खराब निकल जाए तो भी उसका साथ देना ही पड़ता है। तुम डरो मत, मैं कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए। इतना कहकर मिस्टर चौधरी ने तुरंत अपने फैमिली लॉयर को कॉल किया। 2-3 बार कॉल करने के बाद भी उस लॉयर ने कॉल नहीं उठाया। धनंजय चौधरी समझ गए थे कि बाकी लोगों की तरह ये लॉयर भी अब उन्हें इग्नोर कर रहा है, लेकिन इस वक्त उनकी मजबूरी थी। वो अपने इकलौते बेटे को ऐसे जेल जाने नहीं दे सकते थे। वो दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। मिस्टर चौधरी ने वापस लॉयर को कॉल किया। किस्मत से इस बार उसने कॉल उठा लिया। हाँ मिस्टर सोलंकी, मैं ये कह रहा था कि आप तो जानते हैं कि मेरे बेटे के ऊपर कुछ चार्जेस हैं। वैसे उसने ऐसा कुछ किया नहीं है। लड़की और लड़की के पापा मिलकर हमसे पैसे ऐंठना चाहते हैं, इसलिए इतना ड्रामा कर रहे हैं। आप जितनी जल्दी हो सके बेल के पेपर्स तैयार कर लीजिए, मैं और अनिरुद्ध। मिस्टर चौधरी इसके आगे अपनी बात पूरी कर पाते उस तरफ से आवाज आई, सॉरी सर, सोलंकी सर आज छुट्टी पर हैं, आप कल कॉल कर लीजिएगा। ये बात सुनकर धनंजय को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो जानता था कि कभी मिस्टर सोलंकी उसका कॉल असिस्टेंट को नहीं उठाने देते थे, क्योंकि मिस्टर सोलंकी और चौधरी एक दूसरे को 15 सालों से जानते थे। मिस्टर चौधरी इस गुस्से को एक सांस में पी गए। वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। दोनों बाप बेटे आगे कोई फैसला करते उसके पहले ही उनके घर की बेल सुनाई दी। मिस्टर चौधरी और अनिरुद्ध दोनों ने एक दूसरे को देखा। अनिरुद्ध की तो जैसे जान ही हलक पर आ गई हो। वो एक बार दरवाजे की तरफ देख रहा था और दूसरी बार अपने पापा की तरफ। धनंजय चौधरी भी अपनी जिंदगी में इतना नहीं घबराए थे जितना आज घबरा रहे थे। उन दोनों को तो अभी तक पता भी नहीं था कि बाहर पुलिस ही है या कोई और। उनका शक उनके एक सर्वेंट ने आकर दूर कर दिया। उसने आकर कहा, सर बाहर पुलिस आई है, अनिरुद्ध बाबा को पूछ रही है, क्या बोलूं मैं? अरे गधे, बोल दे कि अनिरुद्ध है ही नहीं यहाँ पर, वो इंडिया से बाहर चले गए हैं। अनिरुद्ध ने सर्वेंट को बहुत बुरी तरह से लताड़ा था। वो बेचारा डरता डरता बाहर जा रहा था। तभी मिस्टर चौधरी ने बोला, अनिरुद्ध, पुलिस तुम्हें यहाँ से लिए बिना नहीं जाएगी, वो अंदर तलाशी लेने जरूर घुसेगी। मेरी बात सुनो, तुम पीछे वाली गेट से बाहर निकल जाओ। मैं तुम्हारी कोलंबो की टिकट कर रहा हूँ और तुम्हारे एयरपोर्ट पहुँचने तक टिकट तुम तक पहुँच जाएगी। जल्दी पीछे से एयरपोर्ट निकल जाओ। मिस्टर चौधरी अनिरुद्ध को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। उनकी बात सुनकर अनिरुद्ध ने एक पल की देरी नहीं की और अपना पासपोर्ट और जरूरी पेपर्स लेकर पीछे वाले गेट से भाग गया। वो निकला ही था कि बाहर से पुलिस दौड़ती हुई अंदर आ गई। पुलिस जगह जगह की तलाशी लेने लगी। पुलिस को ऐसे देखकर मिस्टर चौधरी को पसीना आ गया। उन्होंने खुद को संभाला और बोला, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? किसे ढूंढ रहे हैं? हम अनिरुद्ध को ढूंढ रहे हैं और हमें पता है कि वो यहीं कहीं छुपा हुआ है। हमारे पास वारंट है इस घर की तलाशी का। मिस्टर चौधरी के पास अब कहने को कुछ नहीं था, पर उन्हें खुशी इस बात की थी कि अनिरुद्ध फरार हो गया था और अब पुलिस के हाथ नहीं आने वाला था। उधर मीनाक्षी के प्लान पर भी पानी फिर चुका था। भले ही लोगों के दिमाग में शक का कीड़ा बैठ गया हो, लेकिन मीनाक्षी की सबके सामने बहुत बेइज्जती हुई थी। विशाल ने तो मीनाक्षी से एक शब्द बात भी नहीं की और अपने कमरे में चले गए। हरिवंश प्रतीक का सच जानकर काफी कंफ्यूज थे और नारायण ओबरॉय के कमरे में बैठे थे। नारायण ओबरॉय ने कमजोर आवाज में कहा, हरिवंश, वो सब क्या बातें थी? क्या सच में हमारा रुद्र हमसे झूठ बोल रहा है? मुझे नहीं लगता कि वो हमसे इतने दिन झूठ बोल सकता है। वो मेरा ही पोता है, मैं जानता हूँ। उसकी वो आंखें, उसका चेहरा, कितने भी साल गुजर जाए मैं रुद्र का चेहरा थोड़ी भूल सकता हूँ। मीनाक्षी ये सब बातें इस कमरे के बाहर खड़ी खड़ी सुन रही थी। उसे अब ऐसा लग रहा था कि शायद पूरी लाइफ वो प्रतीक का सच नहीं जान पाएगी और उसका इस घर को हथियाने का सपना सपना ही रह जाएगा। उसने एक गहरी सांस ली और अपने आप से बोला, नहीं, इतनी आसानी से मैं हार नहीं मान सकती। ओबरॉय विला में हंगामा बरपा हुआ था। जिसे देखो वो बस फोन पर फोन लगा रहा था।
विशाल ओबरॉय के ऑफिस रूम में खुद विशाल और हरिवंश परेशान बैठे हुए थे। इन 3 लोगों के अलावा पूरा स्टाफ भी परेशान ही दिख रहा था। मीनाक्षी के लिए वैसे तो बात खुशी की थी, लेकिन उसकी खुशी पर भी परेशानी ही हावी थी। आखिर ये जो कुछ भी हुआ है वो हुआ क्यों है? असल में प्रतीक का कल शाम से कुछ पता नहीं था। ओबरॉय मेंशन आने के बाद से प्रतीक रोज डिनर उन्हीं के साथ करता था। इस मौके पर विशाल भी साथ होते थे और हरिवंश की तो बात ही अलग थी। उनसे सामने भले ही बातचीत ना हो, लेकिन खुफिया तौर पर दोनों टच में रहते थे। प्रतीक, आखिर कहाँ हो तुम? किसी मुश्किल में हो या किसी प्लान पर काम कर रहे हो? कम से कम मुझे तो बता देते। हरिवंश जी ने यही सोचते सोचते मास्टर को भी मैसेज किया था। उन्हें उम्मीद थी कि मास्टर को जरूर सब पता होगा। मैसेज भेजने के करीब आधे घंटे बाद ही उन्हें मास्टर का मैसेज आया। मेरे पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर तुम चिंता मत करो, उससे कुछ नहीं होगा। मास्टर के इस मैसेज को पढ़कर हरिवंश ने राहत की सांस ली थी। इस वक्त सबसे ज्यादा बुरा हाल विशाल का था। हरिवंश जी को रुद्र पर पूरा भरोसा था। आप चिंता मत कीजिए मिस्टर ओबरॉय, रुद्र अगर मुश्किल में भी फंसा होगा तो उससे बाहर निकल आएगा। हर मुश्किल से लड़ना और जीतना जानता है। हरिवंश जी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कही थी। विशाल को तो अपना बेटा कुछ ही दिन पहले मिला था। वो नहीं जानते थे कि प्रतीक कितना बड़ा फाइटर है, इसलिए उनका परेशान होना लाजमी था। उन्होंने हरिवंश जी से कहा, हरिवंश, तुम तो उसे काफी वक्त से जानते हो, लेकिन मैं तो अभी मिला हूँ ना। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से इस घर में जो चल रहा है उसे देखकर चिंता तो होगी ही। इतना कहकर विशाल थोड़ा रुके और फिर आगे कहा, और पापा, तुम सोचो अगर अभी उन्होंने कुछ पूछ लिया तो मैं उनसे क्या कहूँगा? हरिवंश विशाल को हिम्मत बंधाने में जुटे थे और उधर मीनाक्षी भी अपने काम पर लगी हुई थी। उसने अपने सबसे खास आदमी को मैसेज किया, पता करो प्रतीक कहाँ है, मुझे आधे घंटे में सारी डिटेल चाहिए। ओबरॉय विला में मौजूद कोई भी मेंबर सुकून में नहीं था। प्रतीक के यूं अचानक गायब होने से विशाल जितने परेशान थे, मीनाक्षी भी उतनी ही परेशान थी, जो अपने कमरे में लगातार चहलकदमी कर रही थी। विशाल के माथे से चिंता की लकीरें नहीं मिट रही थी। हरिवंश को ही ये उम्मीद थी कि प्रतीक जल्द ही वापस आएगा। ओबरॉय विला में सभी लोग सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया करते थे, लेकिन आज अब तक किसी ने खाने का नाम तक नहीं लिया था। आधा घंटा पूरा होने ही वाला था। मीनाक्षी शिद्दत से अपने आदमी के मैसेज का वेट कर रही थी। हरिवंश भी बार बार अपना फोन चेक कर रहे थे, इस उम्मीद से कि प्रतीक का कोई मैसेज ही आ जाए। रुद्र सर आ गए। फिक्र में डूबे लोगों के बीच फैले सन्नाटे को इस आवाज ने तोड़ दिया था। गार्ड ने गेट से ही जोर से चिल्लाकर ये बात कही थी। विशाल और हरिवंश दोनों बाहर की ओर दौड़ पड़े थे। मीनाक्षी अपने रूम में थी। उस तक गार्ड की आवाज पहुंचना नामुमकिन था, इसलिए वो मैसेज के इंतजार में कमरे में ही बैठी रही। प्रतीक जिस हाल में घर लौटा था, उसे देखकर विशाल का गला सूख गया। वो उसे पकड़कर अपने ऑफिस रूम में लेकर आए, बिठाया और जल्दी से पानी भेजने को कहा। बेटा, ये क्या हो गया तुम्हें? और ये खून, तुम्हारे कपड़ों पर ये खून कैसा है? विशाल और प्रतीक बात कर ही रहे थे। हरिवंश भी पास ही खड़े थे। उधर कामिनी ने भी मीनाक्षी को ये खबर दे दी थी कि प्रतीक लौट आया है। छोटी भाभी, रुद्र सर आ गए हैं, लेकिन जिस हाल में आए हैं ना, उसे देखकर लगता है कि रात में किसी से बहुत मारा पीटी हुई है। कामिनी से ये बात सुनकर मीनाक्षी चौंक गई। क्या बकवास कर रही हो तुम? किसी की क्या मजाल की रुद्र ओबरॉय पर हाथ उठाए? मीनाक्षी ने कामिनी को थोड़ा हड़काया तो वो झेप गई, लेकिन फिर अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोली, छोटी भाभी, मुझ पर यकीन नहीं है ना तो खुद नीचे जाकर देख लो। रुद्र सर की पूरी शर्ट खून से भीगी हुई है। उनके हाथ और पैर पूरे काले हो रहे हैं। चेहरे पर भी जगह जगह कालिक लगी है। कामिनी ने जो हाल बताया उसे सुनकर मीनाक्षी को लगा कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसने कामिनी से कहा, ठीक है तू जा। कामिनी के जाते ही मीनाक्षी ने फिर उसी नंबर पर मैसेज कर प्रतीक का पूरा हाल बताया और लिखा, तुम ये तो पता नहीं कर पाई कि वो कहाँ था, अब यही पता कर दो कम से कम कि वो इस हाल में कैसे और क्यों पहुंचा। इसके बाद मीनाक्षी कमरे से बाहर निकली और नीचे विशाल के ऑफिस की तरफ झांकने लगी। हालांकि उसे कुछ पता नहीं चला, क्योंकि विशाल के केबिन का दरवाजा अब भी बंद था। इस बंद दरवाजे के पीछे विशाल प्रतीक से बहुत सारे सवाल कर रहा था। वो रात भर कहाँ था, उसका ये हाल कैसे हुआ? प्रतीक ने विशाल से कहा, आप शांत हो जाइए मिस्टर ओबरॉय, मुझे कुछ नहीं हुआ है। रात में एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था, बस उसी को एडमिट कराने और हॉस्पिटल के सारे अरेंजमेंट में उलझा रहा। ये खून भी फ्रेंड के जख्मों से निकल कर लगा है। विशाल ने उससे गुस्सा करते हुए कहा, तुम कम से कम एक फोन तो कर सकते थे रुद्र, हम लोग इतना परेशान नहीं होते। इस पर प्रतीक ने कुछ नहीं कहा, फिर थोड़ी देर रुक कर बोला, मैं रूम में जा रहा हूँ, थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। विशाल और हरिवंश जी दोनों ने हाँ में सिर हिलाया। प्रतीक रूम के बाहर निकला तो हरिवंश भी उसके साथ ही चल पड़े। दोनों जब रूम से बाहर निकलकर थोड़ा दूर आ गए तब हरिवंश ने कहा, तुमने अभी अभी विशाल से झूठ बोला है ना प्रतीक, सही बताओ तुम कहाँ गए थे और क्या हुआ? आपको और मास्टर को सच नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी आप दोनों भी इंतजार कीजिए। इतना कहकर प्रतीक लिफ्ट के अंदर चला गया और हरिवंश उसी फ्लोर पर रुके रहे। लिफ्ट से प्रतीक सीधा अपने रूम वाले फ्लोर पर ही पहुंचा। वो जानता था कि मीनाक्षी भी बहुत सारी बातें जानना चाहती होगी। फिलहाल वो मीनाक्षी को अवॉइड ही करना चाहता था। रूम में पहुंचते ही प्रतीक ने रूम अंदर से लॉक किया और बेड पर लेट गया। 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि गेट पर नॉक करने की आवाज सुनाई दी। ये मीनाक्षी ही होगी, और तो कोई नहीं हो सकता। वैसे तो उसे पक्का यकीन था, फिर भी उसने पूछ ही लिया, कौन है? जवाब वही मिला जो सोचा था। कम ऑन प्रतीक, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं ही हूँ, मीनाक्षी।
प्रतीक का अभी उनसे बात करने का बिल्कुल मूड नहीं था। उसने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया, अभी आप जाइए, मैं खुद ही थोड़ी देर में आपसे आकर मिलता हूँ। इस जवाब को सुन मीनाक्षी को गुस्सा जरूर आया, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने वहीं पैर पटका और चली गई। प्रतीक कुछ देर के लिए पूरी तरह अकेले रहना चाहता था, इसलिए किसी को कुछ भी बताने से बच रहा था। लेकिन अभी उसे आराम मिलना इतना आसान नहीं था। वो आंख बंद करके गहरी सोच में डूबा हुआ था कि उसका फोन बजने लगा। प्रतीक ने फोन उठाने की जगह उसे वहीं साइलेंट कर दिया। वो जितना इन सब से बचना चाह रहा था, ये काम उतना ही मुश्किल लग रहा था, क्योंकि फोन फिर से आने लगा था। इस बार उसने आंख खोलकर देख ही लिया कि किसका फोन है। मिस्टर बत्रा का फोन। उसने फोन रिसीव किया और कहा, हाँ अंकल बताइए क्या हुआ, पार्थी ठीक तो है ना? मिस्टर बत्रा के बार बार फोन लगाने से प्रतीक को कुछ डाउट जरूर हुआ था। ये डाउट भी सही ही साबित हुआ। नहीं बेटा, कुछ ठीक नहीं है, पार्थी फिर बेहोश हो गई है। मिस्टर बत्रा की ये बात सुनकर प्रतीक बुरी तरह चौंका। व्हाट? लेकिन कैसे? मिस्टर बत्रा ने प्रतीक से हॉस्पिटल ही आने की रिक्वेस्ट की। प्रतीक समझ गया कि उसके पास सुस्ताने का टाइम नहीं था। उसने जल्दी से खून से सने कपड़े चेंज किए, हाथ और पैर पर लगी कालिख धोई और निकल गया। कॉरिडोर में ही मीनाक्षी खड़ी दिख गई। ओहो, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रही। प्रतीक ने ये सोचते हुए ऐसे बिहेव किया जैसे उसने मीनाक्षी को देखा ही नहीं था और लिफ्ट की तरफ जाने लगा। पीछे से मीनाक्षी की आवाज आई, बड़ी जल्दी में हो, फोन आ गया लगता है। मीनाक्षी का टॉन्ट सुनकर प्रतीक के कदम एक पल को ठिठके। फिर न जाने क्या सोचकर वो बिना रुके उसी स्पीड से आगे बढ़ गया। नीचे आकर उसने खुद कार पिक की और हॉस्पिटल के लिए निकल गया। क्या हुआ होगा पार्थी के साथ? मुझे इसमें भी मीनाक्षी और अनिरुद्ध की ही चाल नजर आती है। प्रतीक रात भर मीनाक्षी और अनिरुद्ध से जुड़े कुछ राज ही खंगाल रहा था, जिसे वो सही समय आने पर ओबरॉय विला में खोलने वाला था। हॉस्पिटल पहुंचकर प्रतीक पार्थी के वार्ड में गया। ये वार्ड उतना आलीशान तो नहीं था जिसमें मिस्टर बत्रा एडमिट थे, लेकिन डिलक्स वार्ड जरूर था। वार्ड में जाते ही प्रतीक की नजर पार्थी पर पड़ी। पार्थी भी उसी तरह बेसुध लेटी थी जैसे कभी मिस्टर बत्रा अपने वार्ड में दिखाई देते थे। पार्थी को इस तरह देख फिर प्रतीक का माथा ठनका। ये पापा बेटी भी कब गेम खेल रहे हैं, कब वाकई परेशान है, समझ ही नहीं आता। ऐसा लग रहा है वापस वही रिपीट हो रहा है। इस बार मिस्टर बत्रा का रोल पार्थी प्ले कर रही है बस। प्रतीक के चेहरे को मिस्टर बत्रा ने पढ़ लिया था। तुम्हारे लिए बार बार भरोसा करना मुश्किल है प्रतीक, मैं समझ सकता हूँ। तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। मिस्टर बत्रा उसे हॉस्पिटल के सर्वर रूम में लेकर गए। इस रूम में हॉस्पिटल के हर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होती थी। मिस्टर बत्रा ने ऑपरेटर से रिक्वेस्ट की, क्या आप हमें वार्ड नंबर 201 के आज के फुटेज दिखा सकते हैं? ऑपरेटर ने बहुत लापरवाही से जवाब दिया, ऐसे किसी को फुटेज दिखाना अलाउ नहीं है, जाइए पहले मैनेजर की परमिशन लेकर आइए। प्रतीक इतना टाइम वेस्ट करने के मूड में नहीं था। उसने अपनी जेब से कुछ नोट निकाले और ऑपरेटर के हाथ में रखकर बस इतना कहा, थोड़ा अर्जेंट है। ऑपरेटर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तो ऐसा पहले बोलना चाहिए था ना। इसके बाद वो अपनी चेयर पर बैठा। पार्थी के रूम के बाहर कॉरिडोर वाला कैमरे का फोल्डर ओपन कर दिया। मिस्टर बत्रा ने पीछे से कहा, हमें रूम के अंदर का फुटेज देखना है। कैसी बात करते हैं आप लोग, रूम में कोई सीसीटीवी लगा है क्या? बाहर कॉरिडोर का ही फुटेज है, देखना है तो बोलो। प्रतीक और मिस्टर बत्रा दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। ऑपरेटर ने फुटेज निकालकर उसे फ्रेम बाय फ्रेम रिवर्स करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में मिस्टर बत्रा चिल्लाए, रोको रोको रोको। ऑपरेटर ने वीडियो रिवर्स करना रोक दिया। मिस्टर बत्रा ने कहा, यहाँ से फुटेज थोड़ा स्लो मोशन में दिखा सकते हो? ऑपरेटर ने हाँ कहा और स्लो स्पीड करते वीडियो प्ले कर दिया। प्रतीक बहुत गौर से फुटेज देख रहा था। अभी 2 सेकंड पहले कॉरिडोर खाली था। अचानक 3 लोग उधर आते दिखे और पार्थी के रूम में बिना परमिशन मांगे घुस गए। इसके बाद गेट बंद हो गया था। उनका होलिया देखकर प्रतीक बुरी तरह चौंक गया था। ये लोग कैसे हो सकते हैं और पार्थी को मारने क्यों आएंगे? उसका सिर चकराने लगा था। उसने देखा मिस्टर बत्रा उससे कुछ बोल रहे थे, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो सिर पकड़कर ऑपरेटर के पास वाली चेयर पर बैठ गया। मिस्टर बत्रा को ये पता था कि ये बात हैरान करने वाली थी, लेकिन प्रतीक जैसे स्ट्रॉन्ग बंदा इतना हैरान होगा ये उन्हें अंदाजा नहीं था। क्या हुआ प्रतीक बेटा, तुम कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हो। क्या तुम इन लोगों को जानते हो? मिस्टर बत्रा के सवाल का जवाब दिए बगैर प्रतीक पार्थी के रूम की तरफ भागा। मिस्टर बत्रा भी उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए गए। कमरे में पहुंचकर प्रतीक ने पूरा कमरा खंगालना शुरू कर दिया। कभी वो पार्थी के बेड के मैट्रेस के नीचे देखता, कमरे में रखे सोफे के नीचे देखता, कभी ड्रॉर्स को खोलकर देखता। उसकी ये बदहवासी देखकर मिस्टर बत्रा थोड़ा परेशान हुए। प्रतीक, क्या तुम मुझे बताओगे तुम क्या ढूंढ रहे हो? सुराग, अंकल सुराग, वो जरूर कुछ न कुछ छोड़कर गए होंगे, प्रतीक ने बिना रुके कहा। लेकिन मिस्टर बत्रा को प्रतीक की कोई बात समझ में नहीं आई। प्रतीक कुछ देर उसी तरह कुछ ढूंढता रहा। उसकी खोज खत्म हुई। रूम में रखी एक्स्ट्रा चेयर पर जाकर, जिसकी सीट के नीचे कोई डिवाइस रखा हुआ था, प्रतीक ने उसे निकाला और ओपन करने लगा। प्रतीक, क्या है ये? मिस्टर बत्रा के इस सवाल से साफ था कि वो कुछ नहीं समझ सके हैं। प्रतीक ने उनके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उस डिवाइस को ओपन किया जिसमें चिप और चिप रीडर दोनों अटैच थे। उसे अपने फोन से कनेक्ट करके प्ले कर दिया।
जो 3 लोग पार्थी के रूम में घुसे थे वो बेड पर लेटी पार्थी को उसी जगह मार रहे थे जहां उसे पहले ही चोट लगी थी। पार्थी जैसी लड़की के लिए उनके 2-3 पंच ही काफी थे। उसके बाद उन्होंने जानबूझकर कमरे का सामान फैलाया। 2 लोग इस काम में व्यस्त थे और एक ये पूरा वीडियो बना रहा था। सबसे ज्यादा जो चीज प्रतीक को हैरान कर रही थी वो था उनका हुलिया। ये मेरी गैंग के मेंबर तो नहीं लग रहे हैं, फिर इन लोगों ने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? जो लोग पार्थी को मारने उसके रूम में घुसे थे वो सभी वैसे ही मास्क लगाए हुए थे और कपड़े भी उसी तरह के पहने थे। इसलिए प्रतीक बहुत परेशान था। उसे ये समझने में देर नहीं लगी थी कि इस बार जो भी पार्थी के साथ हुआ था उसकी वजह प्रतीक था। क्या ये मीनाक्षी का काम है? मुझे कमजोर करने के लिए या परेशान करने के लिए वो पार्थी को बार बार हर्ट कर रही है? लगता तो ऐसा ही है। फिर भी एक बार केडी से बात तो करनी ही होगी। प्रतीक ने मिस्टर बत्रा से कहा, अंकल आप पार्थी का अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करवाइए, फीस की चिंता मत करिए, जैसे ही होश आए मुझे फोन जरूर करना। इसके बाद प्रतीक ने हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए केडी को फोन लगाया। केडी से उसने पूछा, गैंग के कुछ मेंबर कहीं गए थे क्या आज? केडी ने कहा, नहीं चीफ, वो सब यही हैं, सुबह से ही क्लास चल रही है। प्रतीक ने फोन रख दिया। अब उसे ये तो क्लियर था कि ये काम उसकी गैंग के लोगों का नहीं है। अब मीनाक्षी पर उसका शक और पक्का हो गया था। प्रतीक इस बात की तह तक जाना चाहता था। ये सब जानने के लिए सबसे सही जगह थी उसकी सीक्रेट प्लेस। प्रतीक जा तो सीक्रेट प्लेस की तरफ ही रहा था, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने जोर से अपनी कार में ब्रेक लगा दी। नहीं, सिर्फ मीनाक्षी नहीं, कोई और भी है जो ये जानता है कि ब्लैक कोबरा मेरी गैंग है। मीनाक्षी को सिर्फ शक है, लेकिन उसे तो इस गैंग के बारे में सब कुछ पता है। प्रतीक ने सीक्रेट प्लेस जाने से पहले उस शख्स से मिलने का मन बना लिया। उसने अपनी गाड़ी वापस मोड़ ली और एक्सीलेटर पर पैर दबा दिया। कुछ ही देर में प्रतीक उस जगह पर पहुंच गया था जहां उसे जाना था। गेट पर पहुंचकर उसने हॉर्न दिया। गार्ड उसे पहचानता था, इसलिए बिना कुछ सवाल पूछे उसे अंदर जाने दिया। वो अंदर गया और जोर से आवाज लगाई, रिद्धिमा, रिद्धिमा। प्रतीक की आवाज अपने घर में सुनकर रिद्धिमा चौंक गई थी। काशी के एक्सीडेंट के बाद से वो प्रतीक से बहुत ज्यादा नाराज थी। वो गुस्से में प्रतीक के पास गई, उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ा और चिल्ला पड़ी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुस आने की? मेरी बहन का दिल तोड़कर जी नहीं भरा तुम्हारा? प्रतीक ने अपनी कॉलर से रिद्धिमा का हाथ छुड़ाया और कहा, मैंने तुम्हारी बहन का दिल नहीं तोड़ा, तुम सारे हालात जानती हो। और सुनो रिद्धिमा, मेरे पास इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। रिद्धिमा वैसे तो प्रतीक को बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी हालत देखकर वो समझ गई कि प्रतीक वाकई परेशान है। उसने खुद पर काबू रखते हुए कहा, बोलो क्या काम है? प्रतीक ने उसे पिछली कुछ बातें याद दिलाते हुए कहा, अनिरुद्ध के बिजनेस को बर्बाद करने वाली तुम ही हो, है ना? रिद्धिमा ने इस सवाल के जवाब में न हाँ कहा न ना कहा। जैसी खड़ी थी वैसी ही खड़ी रही। अब तुम पार्थी के पीछे पड़ी हो, उसकी जान लेना चाहती हो क्या? इस बात ने जरूर रिद्धिमा को चौंका दिया था। व्हाट? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? काशी के जाने के बाद मुझे ना तो तुमसे मतलब है और ना ही पार्थी से। प्रतीक ने रिद्धिमा को वीडियो दिखाया और पूछा, तो फिर ये किसका काम है? अगर तुम नहीं तो फिर कौन? और कोई ब्लैक कोबरा के बारे में नहीं जानता? अफसोस प्रतीक, तुम खुद को जितना स्मार्ट समझते हो ना उतने हो नहीं। चलो मैं तुमको कुछ दिखाती हूँ। प्रतीक को ये कहने के बाद रिद्धिमा मुड़ी और उसी रूम की तरफ चल दी जहाँ एक बार प्रतीक को काशी का पूरा कलेक्शन दिखाया था। प्रतीक को भी पता ही था कि कहाँ जाना है। दोनों उस रूम में पहुंचे। रिद्धिमा ने एक रिमोट उठाया और कुछ वीडियो प्ले कर दिए। एक बार फिर प्रतीक के लिए हैरान होने की बारी थी। जो राज जानने के लिए प्रतीक दिन रात एक कर रहा था, उनकी सारी डिटेल रिद्धिमा के पास थी। पहली फोटो ही वही थी जिसमें मीनाक्षी और अनिरुद्ध एक दूसरे से बात कर रहे थे। रिद्धिमा ने कहा, मीनाक्षी बिल्कुल नहीं चाहती कि ज्वेलरी बिजनेस पार्थी के हाथ में जाए। वो चाहती तो पार्थी को रास्ते से ही हटवा देती, लेकिन वो तुम्हें भी परेशान करना चाहती है, इसलिए अनिरुद्ध को मोहरा बनाया। इसके बाद रिद्धिमा ने जल्दी जल्दी कुछ फोटोज चेंज किए। अगली फोटो वो थी जिसके बारे में प्रतीक ने अब तक मास्टर और दद्दा को भी नहीं बताया था। उस घर में घुसते हुए प्रतीक की तस्वीरें रिद्धिमा के पास कैसे पहुंची? ये सब तस्वीरें तुम्हारे पास कैसे आई रिद्धिमा? प्रतीक ने बहुत हैरानी के साथ ये सवाल पूछा था। सिर्फ यही नहीं है, और भी है। मीनाक्षी के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा है, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं है। मैं भी तो एक पुख्ता सबूत ही तलाश कर रहा हूँ। जानती हूँ, लेकिन तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो उससे बात नहीं बनेगी। तुम्हें थोड़ा प्लान चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। इसके बाद रिद्धिमा ने प्रतीक को पूरा प्लान बताया। प्लान इतना परफेक्ट था कि प्रतीक को भी यकीन हो गया कि ये जरूर वर्क करेगा। तुम्हारा प्लान बहुत जबरदस्त है रिद्धिमा, बस मुझे इससे बहुत नुकसान होगा। प्रतीक ने रिद्धिमा से कहा, बड़े फायदे के लिए छोटा नुकसान तो झेला जा सकता है प्रतीक। वैसे भी बात सिर्फ पार्थी की नहीं है, तुम्हारे मम्मी पापा की भी है। डिसाइड तुम्हें ही करना है। रिद्धिमा की ये बात सुनकर प्रतीक ने हाँ में सिर हिलाया, फिर कहा, अभी चलता हूँ रिद्धिमा, पता नहीं कुछ दिन बाद कहाँ किस हाल में रहूं। हो सकता है तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी तो फोन लगाऊंगा। रिद्धिमा ने भी पलकें झपकाकर उसे भरोसा दिलवाया। प्रतीक अब रिद्धिमा के घर से निकल गया।
अब वो सीधे अपने सीक्रेट प्लेस पर जा रहा था। आखिर इतना बड़ा कदम वो बिना मास्टर से डिस्कस किए हुए तो नहीं उठा सकता था। दद्दा को भी सब कुछ बताना जरूरी था। सीक्रेट प्लेस से कुछ ही दूर पर पड़ने वाले होटल की पार्किंग में प्रतीक ने अपनी गाड़ी पार्क की। वो सीक्रेट प्लेस वाली गली में अपनी कार नहीं ले जा सकता था। गाड़ी पार्क करने के बाद उसने अपनी जैकेट चेंज की और मुंह पर कपड़ा भी बांधा। इसके बाद वो दूसरे गेट से सीक्रेट प्लेस के लिए निकल गया। सीक्रेट प्लेस पर पहुंचकर उसने अपने कोड में नॉक किया। मास्टर ने गेट ओपन किया। प्रतीक अंदर गया और गेट लगाते हुए बोला, जल्दी से दद्दा को फोन करके बुलाइए। इसके बाद प्रतीक ने एक सिस्टम में हॉस्पिटल वाली ड्राइव कनेक्ट की और दूसरे सिस्टम में रिद्धिमा की दी हुई ड्राइव कनेक्ट की। तब तक मास्टर ने कहा, दद्दा तो पहले ही यहाँ आने के लिए निकल चुके हैं, तुम्हें लेकर कुछ परेशान है? बात करने ही आ रहे हैं, बस 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। प्रतीक ने कहा, ठीक है, वेट कर लेते हैं। प्रतीक 2-2 बार एक ही बात दोहराना नहीं चाहता था, इसलिए दद्दा के आने तक उसी चेयर पर सिर टिकाकर आंख बंद करके बैठ गया। उसका ये हालत देखकर मास्टर भी समझ गए कि प्रतीक किसी गहरी चिंता में उलझा था। करीब 5 से 6 मिनट बाद दरवाजे पर नॉक की आवाज आई। आवाज से साफ था ये दद्दा का कोड नॉक है। मास्टर ने दरवाजा खोला। प्रतीक भी सीधा बैठ गया। उसे थोड़ा रिफ्रेश फील कराने के लिए मास्टर ने उसके पसंदीदा फ्लेवर की गर्मा गर्म चाय उसे दी। प्रतीक ने सबसे पहले हॉस्पिटल वाला फुटेज प्ले किया। ये असली कोबरा गैंग के लोग नहीं है, किसी ने कंफ्यूज करने के लिए या कोई मैसेज देने के लिए इन लोगों को ये हुलिया दिया है। उसके बाद उसने वो ड्राइव प्ले की जिसमें मीनाक्षी के घिनौने कारनामों से जुड़ी फोटोज और कुछ वीडियोस थे। ये फोटोज और वीडियोस देख जितना प्रतीक चौंका था, उससे कहीं ज्यादा मास्टर हैरान थे और दद्दा को तो बुरा सदमा लगा था। ये औरत बुरी है ये तो मैं जानता था, लेकिन इतनी गिरी हुई हो सकती है ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। दद्दा ये कहते हुए धड़ से कुर्सी पर गिरे थे। मास्टर ने पास रखी बोतल खोलकर उन्हें जल्दी से पानी पिलाया। दद्दा अब भी सदमे में ही थे। विशाल ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, अपने बेटे तक से इतने साल दूर रहा और वो ये सिला दे रही है। मास्टर भी थोड़े परेशान तो थे ही। प्रतीक, इस तरह मीनाक्षी तो ओबरॉयज को पूरी तरह बर्बाद कर देगी और सब हड़प लेगी। दोनों की बात सुनकर प्रतीक चेयर से उठा और चहलकदमी करने लगा। उसने कहा, ठीक कह रहे हैं आप दोनों, मीनाक्षी बड़ा गेम कर रही है। पार्थी को तकलीफ देना, सिर्फ ज्वेलरी बिजनेस के लिए अड़ना उसकी चाल है। वो मुझे सिर्फ उसमें उलझा कर रखना चाहती है। आगे की तैयारी बहुत बड़ी है। वो पलट कर आया, उसी चेयर पर बैठा और एक तस्वीर को स्क्रीन पर लगा दिया। ये फोटो किसी कोयला गोडाउन की तरह लग रही थी। दद्दा उसे देखते ही पहचान गए। ये तो ओबरॉय का कोल गोडाउन है, जिसे काफी समय पहले यूज में लेना बंद कर दिया था। अब तो यहाँ कोई आता जाता नहीं है। आते जाते हैं दद्दा, अब यहाँ मीनाक्षी की गैंग के लोग आते जाते हैं। प्रतीक की ये बात सुनकर दद्दा का चेहरा जर्द हो गया। प्रतीक ने आगे कहा, मैं रात में यही गया था, इसलिए मेरे हाथ और पैर काले थे। थोड़ा बहुत कोयला अब भी गोडाउन में पड़ा है। इस जगह को मीनाक्षी जिस काम के लिए यूज करती है वो दुनिया का सबसे घिनौना और नीच काम है। प्रतीक जैसे जैसे बोल रहा था, दद्दा और मास्टर के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। मीनाक्षी यहाँ माइनर गर्ल के अश्लील वीडियोस बनवाती है, फिर उन्हें अपनी मर्जी का काम करने के लिए ब्लैकमेल करती है। छी, मास्टर ने एक साथ कहा। प्रतीक ने आगे कहा, कल मैंने 3 लड़कियों को यहाँ छुड़वाकर थाने भेजा है, लेकिन चिंता की बात और भी कुछ है। तभी दद्दा के फोन पर विशाल का कॉल आने लगा। दद्दा ने देखा तो विशाल का मैसेज आया था जिसमें लिखा था, हरिवंश अभी हवेली पहुंचो। दद्दा ने प्रतीक और मास्टर को मैसेज दिखाया और कहा, तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं जल्द दोबारा मिलता हूँ, फिर मुझे आगे का प्लान समझा देना। प्रतीक हरिवंश जी को जाते हुए देखकर मुस्कुराया। चिंता की बात यही है ना कि उसके कारनामे जब भी पकड़े जाएंगे इल्जाम विशाल ओबरॉय पर आएगा। मास्टर ने ये कहा तो प्रतीक का चेहरा मायूसी से झुक गया। उसने कहा, ठीक कहा मास्टर आपने, मीनाक्षी के सारे काले कारनामे ऐसी जगह से चल रहे हैं जिनका ओबरॉय ग्रुप से कोई पुराना कनेक्शन है। उनकी बंद पड़ी प्रॉपर्टीज या ऐसे लोग जो किसी भी कारण से ओबरॉय ग्रुप को नुकसान होते देखना चाहते हैं। इसमें से किसी भी काम का खुलासा हुआ तो पुलिस सबसे पहले मेरे पापा के गिरबान पर ही हाथ डालेगी। तो जाओ, सब कुछ जाकर विशाल को बता दो। मास्टर ने थोड़ा बेसब्री से कहा, नहीं मास्टर, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अभी बताने से ये सब काम तो रुक जाएंगे, लेकिन मीनाक्षी अलर्ट भी हो जाएगी और उसका पर्दाफाश नहीं होगा। मुझे कुछ ऐसा करना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। प्रतीक की ये बात सुनकर मास्टर ने कहा, प्रतीक जो भी प्लान कर रहे हो थोड़ा डिटेल में बताओ। प्रतीक ने उसी मायूसी के साथ कहा, कुछ नहीं मास्टर। इसके बाद प्रतीक ने पूरा डिटेल प्लान दद्दा और मास्टर को बताया, जिसे सुनकर मास्टर की आंखें हैरत से फैलती चली गई। उसका प्लान पूरा होने के बाद मास्टर ने एक गहरी सांस ली। उसके बाद कहा, ठीक है प्रतीक, तुम्हारे प्लान में तो दम है। मैं आज से ही वहाँ एक सीक्रेट प्लेस सेटअप करने में लग जाता हूँ। वहाँ मेरा एक एसेट है जो जरूरत पड़ने पर तुम्हारी मदद करेगा। और हाँ, वो भी एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है। तुम्हारी तरह उसकी भी एक हिडन गैंग है। उसे जब चाहो तब कांटेक्ट कर सकते हो। मैं तुम्हें उसके डिटेल्स सेंड कर दूंगा। प्रतीक ने हाँ में सिर हिलाया और फिर मास्टर से कहा, और दद्दा से कहना कि वो मुझे यहाँ की एक एक खबर देते रहेंगे, खास तौर से माँ की। मास्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे भरोसा दिलाया। प्रतीक पलटकर बाहर जाने लगा।
ये बातचीत खत्म करके प्रतीक सीक्रेट प्लेस से बाहर निकला ही था कि उसका फोन बजने लगा। उसने देखा फोन मिस्टर बत्रा का था। प्रतीक समझ गया कि वो उसे पार्थी की हेल्थ से जुड़ा ही अपडेट देंगे। उसने फोन रिसीव करके कहा, हेलो अंकल, कैसी है पार्थी? दूसरी तरफ से मिस्टर बत्रा की एकदम बेबस सी आवाज सुनाई दी, बेटा पार्थी को होश आ गया है, लेकिन अब दूसरी मुश्किल खड़ी हो गई है। इसके बाद जो मिस्टर बत्रा ने प्रतीक को बताया, उसे सुनकर प्रतीक ने घर जाने का इरादा बदल दिया। वो तेज चाल चलते हुए उस होटल में पहुंचा, अपनी कार उठाई और हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गया। रास्ते भर उसे पार्थी की चिंता सताती रही। पार्थी भी मेरी वजह से किस परेशानी में फंस चुकी है। अगर वो जल्दी ही ठीक नहीं हुई तो शायद उसकी जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। इस फिक्र के साथ वो हॉस्पिटल पहुंचा और जल्दी से जल्दी पार्थी के वार्ड में पहुंच गया। वो रूम नॉक करके अंदर गया। मिस्टर बत्रा ने कहा, पार्थी देखो कौन आया है। पार्थी को होश आ चुका था। उसके सिर और चेहरे के एक तरफ स्वेलिंग थी, लेकिन बाकी चोटें ठीक थी। वो अब पहले से काफी बेहतर लग रही थी और बातें कर रही थी। उसे देखकर प्रतीक को थोड़ी राहत मिली। उसने स्माइल करते हुए पार्थी से पूछा, कैसा फील कर रही हो पार्थी? पार्थी ने उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे पर सवालिया से निशान नजर आए। उसने अपने पापा की तरफ देखकर पूछा, कौन है ये? कौन है पापा ये? मैं इसे नहीं जानती। पार्थी का सवाल सुनकर प्रतीक के चेहरे पर आई स्माइल गायब हो गई थी। उसने एक बार फिर कोशिश की। वो पार्थी के पास गया, उसके गले में हाथ डाला और कहा, क्या पार्थी, क्यों मजाक कर रही हो? मैं हूँ मैं, तुम्हारा हस्बैंड प्रतीक। क्या बकवास कर रहे हो? अभी मेरी शादी ही नहीं हुई है। पापा, सुना आपने ये आदमी क्या बेकार की बातें कर रहा है? पार्थी ने गुस्से से कहा। मिस्टर बत्रा भी प्रतीक की बात सुनकर थोड़ा हैरान हुए थे, पर प्रतीक की आंखों का इशारा देखकर वो समझ गए थे। पर उन्होंने कहा, हाँ बेटा, ये सही कह रहा है, ये तुम्हारा हस्बैंड ही है। साल भर पहले ही तुम्हारी इससे शादी हुई है। ये सुनकर पार्थी फिर बेहोश हो गई। पार्थी के होश में आने के बाद दोबारा आने का कहकर प्रतीक भी हॉस्पिटल से घर के लिए निकल गया। कितना सेल्फिश हो गया हूँ मैं। पार्थी की तकलीफ को भी अपने फायदे के लिए यूज कर रहा हूँ। पार्थी का हाल देखकर लौटने के बाद प्रतीक के मन में यही ख्याल चल रहे थे। असल में पार्थी के सिर पर चोट आने से उसकी याददाश्त 3 से 4 साल पीछे जा चुकी थी। इस बीच उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं उसे याद ही नहीं था। प्रतीक के साथ बिताए 2.5 साल, अनिरुद्ध से शादी, उसके बिजनेस का बर्बाद होना, वो सब कुछ भूल चुकी थी। वैसे तो ये चिंता की बात थी, लेकिन प्रतीक ने इसे भी अपने प्लान का हिस्सा बना लिया था। घर पहुंचकर प्रतीक ने कार पार्क की और सीधे अपने रूम में पहुंचा। प्लान का 20% काम तैयार है। मुझे नई पहचान मिल गई है। अब मेन पार्ट पर काम करना है, इसमें कोई भूल नहीं होनी चाहिए। प्रतीक ने अपना फोन निकाला और कुछ जरूरी एप्स इंस्टॉल किए। उसके बाद वो बहुत तेजी से कुछ करने में लग गया। थोड़ी देर में उसके चेहरे पर स्माइल आ गई थी। ये स्माइल साफ इशारा कर रही थी कि प्रतीक जो काम कर रहा था उसमें वो कामयाब हो गया था। उसके बाद उसने दोनों हाथ पीछे करके सिर पर रखे और आराम से सिर पीछे को झुकाकर चेयर से टिक कर बैठ गया। अब बस मुझे इंतजार है मीनाक्षी का, जो चिल्लाते हुए अपने रूम से बाहर निकलेगी और पूरा घर सिर पर उठा लेगी। प्रतीक आराम से बैठकर उस पल का इंतजार करता रहा। ये इंतजार ज्यादा लंबा नहीं खिंचा। वैसे भी मीनाक्षी ऐसे किसी मौके के इंतजार में थी कि वो प्रतीक को नीचा दिखा सके और घर से बाहर करवा सके, और ये मौका उसे मिल भी गया। वो अपने रूम से बाहर निकली और जोर से आवाज लगाई, कहाँ है विशाल? मुझे अभी उनसे मिलना है। ये चिल्लाते हुए वो लिफ्ट की तरफ बढ़ी और नीचे के फ्लोर पर चली गई। मीनाक्षी जानबूझकर चिल्लाते हुए विशाल के पास जा रही थी ताकि प्रतीक को पूरे घर वालों के और स्टाफ वालों के सामने बेइज्जत कर सके। नीचे के फ्लोर पर पहुंचकर वो फिर चिल्लाई, देख लो विशाल, अपने बेटे की करतूत, क्या किया है इसने। उधर अपने कमरे में रिलैक्स कर रहा प्रतीक सीसीटीवी कैमरे पर सब कुछ देख रहा था। उसे पता था कि अब उसे बहुत जल्दी नीचे बुलाया जाने वाला है। बस दादा, ड्रामा शुरू होने से पहले आप पापा के केबिन में पहुंच जाओ। मीनाक्षी अब तक विशाल के केबिन में अंदर नहीं गई थी। वो अभी हॉल में ही चिल्ला रही थी। वो ये चाहती थी कि विशाल उसकी आवाज सुनकर खुद केबिन से बाहर आए और वो सबके सामने प्रतीक को शर्मसार कर सके। विशाल रूम में है या नहीं, मुझे अभी उनसे मिलना है। सेक्रेटरी, अभी के अभी बताओ विशाल कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। मीनाक्षी की बात सुनकर सेक्रेटरी चौंकी जरूर थी, क्योंकि मीनाक्षी को विशाल के केबिन में जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। बोर्ड मेंबर होने के नाते वो कभी भी केबिन में जा सकती थी, लेकिन इस बार वो सेक्रेटरी से पूछ रही थी। हालांकि मीनाक्षी जो चाहती थी वो भी हो ही गया था। शोर शराबा सुनकर विशाल केबिन से बाहर आ ही गया था। क्या शोर हो रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पर? विशाल के चिल्लाने की आवाज सुनी तो मीनाक्षी का चेहरा खिल गया। प्रतीक को जलील करने का सही समय है। वो जहाँ खड़ी थी वहीं से बोली, देखा विशाल, क्या किया आपके बेटे ने? हमारी नाक कटवा कर रख दी। आपकी इज्जत के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अभी कुछ दिन पहले डीएनए वाला एपिसोड हुआ था, उसकी वजह से विशाल पहले ही थोड़ा नाराज थे। मीनाक्षी और प्रतीक के बीच का कोल्ड वॉर भी खुलकर सबके सामने आ ही गया था, जिसे लेकर भी विशाल थोड़े फिक्रमंद थे। अब मीनाक्षी ने फिर प्रतीक के बारे में ही बात शुरू की तो विशाल पहले ही झल्ला गए थे। मीनाक्षी, थोड़ा शांत रहो, अंदर चलकर आराम से बैठो और फिर बताओ कि क्या कहना चाहती हो। मीनाक्षी का इरादा तो सबके सामने प्रतीक को नीचा दिखाने का था, इसलिए उसने अंदर चलने से मना कर दिया।
नहीं विशाल, जो भी बात होगी यही होगी। सबको पता चलना चाहिए ओबरॉय खानदान का इकलौता वारिस किस तरह उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है। विशाल ने इस बात पर चारों तरफ नजर घुमाकर देखा। पहले फ्लोर का पूरा स्टाफ और नीचे का पूरा ऑफिस स्टाफ उन्हीं दोनों की तरफ देख रहे थे। विशाल थोड़ा एम्बैरेस फील कर रहा था। अब तक आवाजें सुनकर सरला जी भी वहाँ आ गई थी। बाहर की तरफ से हरिवंश भी अंदर आ गए थे। सीसीटीवी से प्रतीक ने जैसे ही दद्दा को अंदर आते देखा, वो समझ गया कि अब नीचे से बुलावा आने में ज्यादा वक्त नहीं है। हरिवंश विशाल के पास गए और पूछा, क्या हो गया विशाल, तुम लोग बाहर बात क्यों कर रहे हो? विशाल ने परेशान होते हुए कहा, मीनाक्षी रुद्र के बारे में कुछ बताना चाहती है, उसकी जिद है कि बाहर ही बात करेगी। हरिवंश जी ने कहा, तो दिक्कत क्या है, बुला लेते हैं रुद्र को। विशाल मगर बोलते रह गए, लेकिन हरिवंश ने प्रतीक को फोन कर नीचे आने के लिए बोल ही दिया। प्रतीक ऐसे शो करते हुए नीचे आया कि वो बहुत थका हुआ था और आराम कर रहा था। आते ही उसने पूछा, क्या हुआ मिस्टर ओबरॉय? हरिवंश जी, मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? विशाल अब ये बात नोटिस करने लगे थे कि रुद्र उन्हें पापा कहकर नहीं बुलाता। इससे पहले उन्हें इस बात से इतनी चिढ़ नहीं हुई थी। मीनाक्षी को लगता है कि तुमने ओबरॉय खानदान को नीचा दिखाने की कोशिश की है। इसके लिए उसके पास पूरे सबूत भी हैं। ये सुनकर प्रतीक एक पल को चौंका, पर तुरंत मन ही मन मुस्कुराने लगा, लेकिन उसने अपनी खुशी बाहर जाहिर नहीं होने दी। ये सुनते ही मीनाक्षी जोर से हंस दी, फिर कहा, तो विशाल, अपनी आंखों से आप खुद देख लीजिए कैसे हमारे बिजनेस का मजाक बना रहा है आपका लाडला। मीनाक्षी फोन लेकर विशाल के पास गई और एक एक कर उन्हें वो पिक्स दिखाई जो उसके खास आदमी ने उसे सेंड की थी। फोटोज देखकर विशाल गुस्से से कांपने लगे। रुद्र, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन लोगों से मिलने की? वो गुस्से में बहुत जोर से चिल्लाए थे। विशाल को ऐसे चिल्लाते देख सरला जी का दिल भी दहल गया था, लेकिन प्रतीक ने बहुत कैजुअली कहा, क्या बात है मिस्टर ओबरॉय, क्या है इन फोटोज में ऐसा जो आप इतना गुस्सा हो रहे हैं? आग में घी डालने का काम मीनाक्षी ने ही किया। विशाल, रुद्र हमारी कॉन्फिडेंशियल फाइल लेकर इनसे मिला है। मीनाक्षी ने किसी और को कुछ कहने का मौका नहीं दिया, वो जल्दी से बोली, विशाल, रुद्र उन लोगों से मिला है जो हमारे सबसे बड़े राइवल हैं, वो भी कॉन्फिडेंशियल फाइल लेकर। इस फाइल में हमारी एक एक डिटेल है, जो उन्हें मिल गई तो हमें बर्बाद करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ओबरॉय परिवार की पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, सो अलग नारायण जी ने आज तक जो सम्मान कमाया है सब मिट्टी हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। उसकी इस बात ने मास्टर स्ट्रोक का काम किया था। विशाल का गुस्सा अब सारी हदें पार कर चुका था। वो सबके सामने प्रतीक पर चिल्ला उठे, तुम्हें अक्ल भी है, तुम क्या करके आए हो? मुझे तो लगता है कि मीनाक्षी ठीक ही कह रही थी, तुम्हारा डीएनए टेस्ट करवा ही लेना चाहिए था। क्या पता तुम इस परिवार का खून हो भी या नहीं। नारायण ओबरॉय जो व्हील चेयर पर बैठे ये सब तमाशा देख रहे थे, वो चिल्लाए, ये क्या कर रहे हो विशाल? आप चुप रहिए पापा, आज आप सबकी बात मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। ये मेरा रुद्र नहीं, कोई बहरूपिया है जो हमें बर्बाद कर देना चाहता है। इसके बारे में मीनाक्षी बिल्कुल सही थी। विशाल ने नाराजगी तो जताई थी, लेकिन प्रतीक को घर से बाहर निकलने के लिए नहीं कहा था। ये कसर मीनाक्षी ने पूरी कर दी। बिल्कुल सही बात है विशाल, मैं इंसान को पहचानने में धोखा खा गई। ऐसा आदमी हमारे घर में नहीं रह सकता, इसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए। तुम इसी वक्त ये घर छोड़कर दफा हो जाओ और दोबारा कभी अपना मुंह मत दिखाना। विशाल इतने गुस्से में थे कि उन्हें भी मीनाक्षी की बात ही ठीक लगी। उन्होंने प्रतीक को जाने से नहीं रोका। प्रतीक को भी इसी मौके का इंतजार था। वो बिना कुछ कहे पलटा और ओबरॉय विला से बाहर आ गया। असल में मीनाक्षी के फोन पर जो फोटोज आए थे वो सब नकली थे, जिसे मास्टर और प्रतीक ने मिलकर फोटोशॉप किया था। इसके बाद प्रतीक ने मीनाक्षी के खास आदमी को फोन हैक कर उसके नंबर से फोटो मीनाक्षी के फोन पर सेंड कर दिए थे। खैर, प्रतीक जो चाहता था वो हो गया था। घर से बाहर निकलकर उसने फोन से अपनी सिम निकालकर फेंक दी, ताकि कोई चाह कर भी उससे कांटेक्ट न करे। मीनाक्षी को भी ये पता था कि उसे विशाल का गुस्सा ठंडा नहीं होने देना है। अब मुझे ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, पार्थी को भी लेना है। ट्रेन छूटने में सिर्फ 3 घंटे का वक्त ही बचा है। प्रतीक ने आगे से बस पकड़ी और हॉस्पिटल पहुंच गया। मिस्टर बत्रा पार्थी को ये कन्विंस कर चुके थे कि उसकी याददाश्त खो चुकी है और अब वो अपने पति के साथ मुंबई जाएगी। मुंबई में ही पार्थी का पूरा परिवार है, उसके चाचा, चाची, दूसरे कजन्स। देहरादून आने से पहले पार्थी उन्हीं के साथ रहती थी। प्रतीक भी अब उसका पति बनकर वहीं रहने वाला था, क्योंकि मीनाक्षी के खिलाफ भी उसका आगे का प्लान मुंबई से ही जुड़ा था। मीनाक्षी को बेनकाब करके अपना घर बचाना है तो मुंबई जाना ही पड़ेगा। पार्थी, मिस्टर बत्रा और प्रतीक रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए। बीच रास्ते में प्रतीक के पास मैसेज आया। उसमें लिखा था, ब्लैक बेल्ट वेलकम्स यू। मुंबई 3 महीने बाद। पिछले 3 महीनों से प्रतीक पार्थी के साथ उसके घर पर रह रहा था। पार्थी की पिछले कई सालों की यादें तो चली गई थी, लेकिन उसके दिल को ऐसा लगता था जैसे वो प्रतीक से बरसों से प्यार करती है। उसके दिल से प्रतीक का प्यार खत्म नहीं हुआ, जिस वजह से प्रतीक का प्यार याद ना होते हुए भी वो खुद को उसकी तरफ अट्रैक्ट होने से रोक नहीं पाती थी। पार्थी के मन में अब प्रतीक के लिए प्यार और विश्वास दोनों पहले से बहुत ज्यादा था। हालांकि पार्थी अब प्रतीक की रियल आइडेंटिटी भूल चुकी थी, जिस वजह से उसके मन में प्रतीक के लिए जो फीलिंग्स थी उनमें पैसों का लालच नहीं था,
वहीं प्रतीक इन 3 महीनों में खुद की पावर को बढ़ाने में लगा था, जिससे वो पार्थी और अपनी माँ को सभी से प्रोटेक्ट कर सके। पार्थी को अपनी और प्रतीक की रिलेशनशिप याद तो नहीं, पर अपने पापा की बात मानकर उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि प्रतीक उसका हस्बैंड ही है। मिस्टर बच्चा ने भी जब पार्थी को प्रतीक के साथ खुश देखा तो अपनी फैमिली में उनकी शादी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया था। ऐसी शादी जो कभी हुई ही नहीं थी, ऐसी शादी जो उनकी बेटी की खुशी के लिए एक झूठ थी। ये अनाउंस करते वक्त मिस्टर बत्रा को यकीन था कि प्रतीक अब रुद्र ओबरॉय बन चुका था, पर जब फिर उसने अचानक ओबरॉय हवेली छोड़कर मुंबई जाने की बात की थी तो मिस्टर बत्रा दुखी हो गए थे। उन्हें ये बात मन ही मन कचोटती थी, पर अपनी बेटी की खुशी के लिए वो चुप थे। इंसान की लाइफ में पैसा और पावर की क्या इंपॉर्टेंस है, इस बात को प्रतीक ओबरॉय मेंशन जाकर समझ गया था जब उसका सामना वहाँ मीनाक्षी और अनिरुद्ध से हुआ था। उस समय प्रतीक का स्टेटस ही था जिस वजह से वो उन दोनों का सामना कर पाया। प्रतीक ने अब सोच लिया था कि वो थंडरस्टॉर्म गैंग को और पावरफुल बनाएगा, जिसके लिए वो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर उन्हें अपनी गैंग में इन्वॉल्व कर रहा था। प्रतीक दिन रात करके मेहनत कर रहा था। इस समय भी प्रतीक ब्लैक बेल्ट के लीडर से मिलने होटल आया था और उसके साथ मीटिंग करके वो होटल से बाहर निकला ही था कि तभी उसे एग्जिट गेट पर हरिवंश जी खड़े दिखे। प्रतीक अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के उनकी तरफ देखते हुए बोला, एक बार फिर से आप मुझे परेशान करने आ गए। मैंने बोल दिया कि अब मैं कभी भी उस परिवार में वापस नहीं जाने वाला हूँ। प्रतीक की बात सुनकर हरिवंश जी ने कहा, मुझे नहीं पता आपका प्लान क्या है रुद्र बाबा, पर जो कुछ हुआ वो सही नहीं था, लेकिन इस बात का आपके पापा को भी अफसोस है। प्लीज आप बार बार उन्हें मेरा पापा बोलना बंद करिए। मेरा और उनका रिश्ता खत्म। उन्हें मुझसे ज्यादा अपनी वाइफ पर विश्वास है। 9 साल पहले ही उनके कहने पर उन्होंने मेरी माँ को अपने घर से निकाल दिया और 3 महीने पहले भी मुझसे ज्यादा उन्होंने अपनी वाइफ पर भरोसा किया। प्रतीक ने गुस्से से कहा। भले ही ये प्रतीक का प्लान था, पर प्रतीक अभी भी जब 3 महीने पहले वाली बात याद करता तो उसका गुस्सा विशाल जी के लिए बढ़ जाता। उस समय प्रतीक कहीं न कहीं उन्हें अपने दिल से एक्सेप्ट करने लगा था, लेकिन ये देखकर कि मीनाक्षी के उसे दोबारा घर से निकल जाने को कहने के बाद भी विशाल ने उसे एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की थी, उस दिन के बाद प्रतीक का गुस्सा उस पर हावी हो गया। प्रतीक का गुस्सा देखकर और उसकी बातों को सुनकर हरिवंश जी ने कहा, उन्होंने जो किया उस बात का उन्हें अफसोस है, इसलिए इस बार आपके पापा ने ही मुझे यहाँ आपको घर वापस लाने के लिए भेजा है। अपनी नाराजगी अब खत्म करिए। आप इस तरह से अपना हक नहीं छोड़ सकते, वरना वो मीनाक्षी चील की तरह नजरें गड़ाए बैठी है कि कब आप अपना सारा रिश्ता ओबरॉय परिवार से खत्म करें और वो सब हथिया ले। इतना बोलकर हरिवंश जी रुके और फिर उन्होंने आगे कहा, मुझे नहीं पता आपका और मास्टर का प्लान क्या है, पर ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं और मैं भी, कि मीनाक्षी के हाथ में ओबरॉय की पावर लगी तो वो क्या करेगी। मैं नहीं चाहता कि बड़े साहब की सालों की मेहनत को पानी में मिला दे। प्रतीक हरिवंश की बातों को ध्यान से सुन रहा था। इन 3 महीनों में दूसरी बार वो प्रतीक से मिलने आए थे और दोनों बार उनकी यही कोशिश रही कि प्रतीक वापस से घर आ जाए। वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से मीनाक्षी की जीत हो। प्रतीक की बेरुखी देखकर हरिवंश को शक हुआ कि दूर जाने का प्लान सिर्फ मीनाक्षी को बेनकाब करने के लिए था, या प्रतीक पूरी ओबरॉय परिवार और हरिवंश जी से भी छुटकारा पाना चाहता था। मास्टर ने भी उन्हें प्रतीक के प्लान के बारे में बताने से ये कहकर इनकार कर दिया था कि सही वक्त आने पर प्रतीक उन्हें सब बता देगा। उनकी बातों को सुनकर प्रतीक ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने आपसे पहले भी कहा और फिर से बोल रहा हूँ, अब चाहे जो भी हो जाए मैं उस घर में वापस नहीं आने वाला हूँ। अब आप जा सकते हैं। इतना बोलकर प्रतीक वहां से जाने लगा। प्रतीक की बात सुनकर हरिवंश जी उसके पीछे पीछे चलते हुए बोले, अच्छा ठीक है, वापस नहीं चलना तो कोई बात नहीं, आप ये कार्ड रख लीजिए, इससे आपकी काफी मदद होगी। उनकी बात सुनकर प्रतीक अपनी जगह पर रुका और एक नजर उस कार्ड को देखा और फिर उनकी हरिवंश जी की तरफ देखकर बोला, आपको सच में लगता है कि मुझे इस कार्ड की जरूरत है? मैं जानता हूँ कि आपको इस कार्ड की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये कार्ड आपके पापा ने भिजवाया है। उन्हें आपकी चिंता है, इसी वजह से उन्होंने मुझे ये कार्ड आपको देने के लिए कहा है। हरिवंश जी की बात सुनकर प्रतीक अपने चेहरे पर एक स्माइल लिए बोला, रियली? उन्हें मेरी फिक्र है? उनकी ये फिक्र मुझे तब क्यों नहीं दिखी जब मैं ओबरॉय मेंशन में था, या फिर तब क्यों नहीं दिखी जब मैं माँ के साथ अकेले गरीबी में रहा? मुझे उनकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, आप जाकर उन्हें बता देना। इतना बोलकर एक बार फिर से प्रतीक जाने लगा। उसने आगे बढ़ने के लिए अपने कदम बढ़ाए ही थे कि तभी उसे कुछ याद आया और वो अचानक से रुक कर बोला, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी माँ का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। उनकी फिक्र मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। हरिवंश जी की बात सुनकर प्रतीक ने एक चैन की सांस ली। प्रतीक सरला जी को भी अपने साथ लाना चाहता था, लेकिन मीनाक्षी की साजिशें वायलेंट हो गई थी और थंडरस्टॉर्म गैंग भी अंडरग्राउंड ही थी, इसलिए सरला जी को अपने साथ लाना प्रतीक के लिए खतरे से खाली नहीं था। हरिवंश जी ने सरला जी के रहने का अच्छा इंतजाम कर दिया था और केडी भी छिपकर उनकी सिक्योरिटी कर रहा था। होटल से निकलकर प्रतीक ने एक टैक्सी ली और सीधा घर गया। जिस घर में प्रतीक इस समय रह रहा था वो घर पार्थी के पापा का था। वो घर ना तो ज्यादा बड़ा और ना ही ज्यादा छोटा था। प्रतीक की टैक्सी उस घर के सामने आकर रुकी। प्रतीक जल्दी से टैक्सी से बाहर आया और टैक्सी ड्राइवर को पैसे देकर घर के अंदर गया। घर के अंदर जैसे ही प्रतीक गया, उसने अपने सामने पार्थी को देखा, जो पूरी तरह से रेडी होकर लिविंग हॉल के सोफे पर बैठी हुई थी। पार्थी ने पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी।
प्रतीक की नजरें जैसे ही उस पर गई, उसकी नजर पार्थी के ऊपर ही ठहर गई। कुछ पल के लिए प्रतीक अपनी जगह पर खड़ा उसे ही देखे जा रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो? पार्थी ने प्रतीक की तरफ देखकर कहा। पार्थी की आवाज से प्रतीक असल दुनिया में वापस आया और उसने कहा, तुम इतनी रेडी क्यों हो? किसी फंक्शन में जा रही हो क्या? तुम भूल गए क्या? आज मेरी कजिन की शादी है और हमें वहीं जाना है, पार्थी ने कहा। पार्थी की बात सुनकर प्रतीक थोड़ा सा हैरान हो गया। उसे पहले से शादी के बारे में नहीं पता था। प्रतीक के चेहरे पर हैरानी के भाव देखकर पार्थी ने कहा, मेरी तबीयत सही नहीं थी, इसी वजह से मैं उसकी शादी के किसी भी फंक्शन में नहीं गई, लेकिन अब मैं ठीक हूँ, इसलिए मैं शादी में जा रही हूँ। अब तुम भी जाकर जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं यहीं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मेरा जाना जरूरी है क्या? मेरा मन नहीं है जाने का, प्रतीक ने कहा। प्रतीक आज पूरे दिन घर से बाहर था और अपना काम कर रहा था, जिस वजह से वो बहुत थका हुआ था। और ऊपर से पार्थी के फैमिली में भी प्रतीक को कोई पसंद नहीं करता था, जिस वजह से प्रतीक का वहां जाने का मन नहीं हो रहा था। वहीं पार्थी ने जब प्रतीक की बात सुनी तो उसने कहा, मन क्यों नहीं है? मैं वहां अकेले जाना नहीं चाहती हूँ। डैड भी पहले चले गए, तुम प्लीज जाकर रेडी हो जाओ, हम शादी अटेंड करके जल्दी वापस आ जाएंगे। पार्थी की बात सुनकर प्रतीक को ना चाहते हुए भी शादी के लिए रेडी होना पड़ा। प्रतीक अपने कमरे में गया और जल्दी से नॉर्मल से कपड़े पहनकर नीचे आया और कहा, चलो चलते हैं। प्रतीक की बात सुनकर पार्थी ने उसके हाथ में अपना हाथ डालकर चलते हुए बोली, वैसे जाना तो मैं भी नहीं चाहती थी उसकी शादी में, लेकिन डैड के फोर्स करने की वजह से जा रही हूँ। उन्होंने फोर्स क्यों किया? प्रतीक ने हैरानी से पूछा। प्रतीक के सवाल पर पार्थी बोली, डैड को लगता है कि हमें सभी अंकल की फैमिली के साथ घुल मिल कर रहना चाहिए, इससे शायद वो बिजनेस में हमारी मदद कर दें। लेकिन मैं जानती हूँ कि डैड गलत सोच रहे हैं, कोई भी अंकल हमारी मदद नहीं करने वाले, उन सभी को हमारी हालत देखकर मजा आता है। पार्थी की बातों को प्रतीक खामोशी से सुन रहा था। बात करते हुए दोनों घर से बाहर आए और कार में बैठकर निकल गए। प्रतीक और पार्थी साथ में पार्थी के कजन नैना की शादी में जाने के लिए निकल गए। नैना पार्थी के बड़े अंकल रमन बत्रा की बेटी थी। आज उसकी शादी इस शहर के मशहूर सिंघानिया परिवार के बेटे से हो रही थी। उन दोनों की शादी शहर के सबसे बड़े होटल में हो रही थी। पार्थी और प्रतीक होटल के एंट्रेंस पर पहुंचे। पूरे होटल को लाइट से सजाया गया था और उन लाइट्स की रोशनी दूर दूर तक फैल रही थी। होटल के एंट्रेंस पर ही एक बड़ा सा फाउंटेन लगा हुआ था और चारों तरफ सुंदर सुंदर फूलों से सजा हुआ था। उस पूरी जगह को देखकर साफ समझ आ रहा था कि यहाँ कोई बड़ा फंक्शन चल रहा था। पार्थी ध्यान से सभी चीजों को देखकर चल रही थी कि तभी वो किसी से टकरा गई। आई एम सॉरी, पार्थी ने कहा। इतना बोलकर पार्थी ने उस इंसान का चेहरा देखा जिससे वो टकरा गई। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि पार्थी का भाई सिद्धार्थ बत्रा था। सिद्धार्थ बत्रा परिवार के सबसे छोटे बेटे रंजीत बत्रा का बेटा था। अपने सामने पार्थी को देखकर रंजीत ने कहा, तुम? मुझे लगा नहीं था कि तुम आज यहाँ आओगी। सिद्धार्थ की बात सुनकर पार्थी ने कहा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगा? नैना मेरी भी बहन है, इसलिए मैं उसकी शादी अटेंड करने आई हूँ। पार्थी की बात सुनकर सिद्धार्थ हंसते हुए कहा, अरे हाँ, लेकिन तुम आई, चलो कोई बात नहीं, पर अपने साथ अपने इस गरीब हस्बैंड को क्यों लेकर आई? अगर इसकी वजह से हमारे परिवार की गेस्ट के सामने इंसल्ट हो गई तो क्या होगा? सिद्धार्थ की बात सुनकर पार्थी को गुस्सा आ गया और वो बोली, स्टॉप नॉनसेंस। प्रतीक की वजह से तुम्हारी इंसल्ट क्यों होगी? प्रतीक मेरा हस्बैंड है, इसलिए इससे अच्छे से बात करो। इसी बात का तो दुख है कि ये गरीब इंसान जो हमारी फैमिली के सामने खड़े होने के लायक नहीं है, उसे तुमने अपना हस्बैंड बना लिया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुमने इसमें ऐसा क्या देख लिया। खुद को देखो और इसे देखो, अच्छी शक्ल के अलावा है क्या इसके पास? तुम्हें एक अच्छी लाइफस्टाइल तक नहीं दे सकता, और तो और तुम्हारे डैड का बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, उस बिजनेस तक में ये सपोर्ट नहीं दे सकता। तुम मेरी सलाह मानो और इससे डाइवोर्स ले लो। सिद्धार्थ की बात सुनकर पार्थी आगे कुछ बोलती उससे पहले ही प्रतीक ने उसका हाथ पकड़कर उसे शांत रहने का इशारा किया। प्रतीक नहीं चाहता था कि इस जगह पर कोई भी तमाशा हो। प्रतीक की बात समझकर पार्थी ने एक गहरी सांस ली और गुस्से से सिद्धार्थ की तरफ घूर कर देखा। अभी अगर प्रतीक ने रोका नहीं होता तो शायद पार्थी उसे अच्छा जवाब देती। पार्थी के चेहरे पर गुस्सा था और उसके उलट प्रतीक का चेहरा एकदम शांत। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि उस पर सिद्धार्थ की बातों का कोई असर नहीं हुआ। प्रतीक आराम से पार्थी का हाथ पकड़कर अंदर शादी हॉल में लेकर आया। शादी हॉल में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे। ये शादी कितनी ग्रैंड थी, ये तो यहाँ के सजावट और इनवाइटेड गेस्ट को देखकर साफ समझ आ रहा था। पार्थी हॉल में आकर अपने डैड को ढूंढने लगी कि तभी उसकी नजर मिस्टर रमन बत्रा पर गई, जो बत्रा फैमिली के सबसे बड़े बेटे और हेड थे। उनकी तरफ देखकर पार्थी का मन हुआ उनके पास जाकर बात करे, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो अपनी जगह पर रुक गई। वहीं प्रतीक उसकी हर हरकतों को नोटिस कर रहा था, इसलिए उसे अचानक रुकते हुए देखकर बोला, क्या हुआ? अगर तुम्हें उनसे बात करना है तो कर सकती हो। प्रतीक की बात सुनकर पार्थी ने नकली मुस्कान के साथ कहा, कोई फायदा नहीं उनके पास जाकर बात करने का। आई एम श्योर वो भी अच्छे से मुझसे बात नहीं करेंगे। तो तुम अपनी बहन से जाकर बात करो, वो तो तुमसे अच्छे से बात करती थी, प्रतीक ने कहा। प्रतीक की बात सुनकर पार्थी ने हाँ में सिर हिलाकर कहा,
तुम सही बोल रहे हो, मैं नैना से जाकर मिलती हूँ, तब तक तुम यही रहना। ठीक है। प्रतीक की बात सुनकर पार्थी जल्दी से वहाँ से ब्राइट के रूम की तरफ निकल गई। वहीं प्रतीक ने अपने लिए एक कॉर्नर में खाली चेयर और टेबल देखी और उस पर जाकर बैठ गया। प्रतीक किसी की नजरों में नहीं आना चाहता था, जिस वजह से उसने ऐसा किया। वहीं दूसरी तरफ पार्थी सीधे ब्राइट रूम में गई, जहाँ पर नैना रेडी हो रही थी। पार्थी नैना के पास जाकर अपनी मीठी आवाज में बोली, कांग्रेचुलेशंस। ये बोलते हुए पार्थी ने अपना गिफ्ट नैना के सामने कर दिया। नैना दिखने में काफी सुंदर थी, उसके चेहरे के फीचर्स काफी शार्प थे और आज दुल्हन बनी वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। लेकिन फिर भी पार्थी जब नैना के सामने आती थी उस समय नैना को ऐसा इंफीरियर सा एहसास होता था। पार्थी की बात सुनकर नैना ने एक नजर उसकी तरफ देखा और फिर उसके गिफ्ट की तरफ देखकर बोली, इसे साइड में रख दो। पार्थी ने अपने गिफ्ट को साइड में रख दिया और फिर नैना की तरफ देखकर बोली, मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूं? इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम और तुम्हारी फैमिली आज यहाँ क्यों आई है और मेरी मदद करने में तुम इंटरेस्टेड क्यों हो। नैना की बात सुनकर पार्थी ने हैरानी से उसकी तरफ देखकर कहा, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम मेरी बहन हो और आज तुम्हारा इतना बड़ा दिन है, बस इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। पार्थी की बात सुनकर नैना ने हंसते हुए कहा, नाइस जोक। मुझे अच्छे से पता है कि तुम और तुम्हारे पापा यहाँ सिर्फ बिजनेस सपोर्ट के लिए आए हो और यही वजह है कि तुम मेरे से इतने अच्छे से बात कर रही हो। तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो यहाँ बस तुमसे बात करने आई थी, तुम्हारी मदद करने आई थी। लेकिन अगर तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर पार्थी उस कमरे से निकल गई। पार्थी नहीं जानती थी कि इन सालों में क्या हुआ था जिस वजह से नैना और उसका रिश्ता इतना खराब हो गया। कुछ साल पहले तक तो नैना उससे अच्छे से बात करती थी और दोनों काफी ज्यादा बातें करते थे। लेकिन अब जब से पार्थी मुंबई आई थी तब से ही उसने नैना से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार नैना उसके साथ रूड ही बिहेव करती। उधर प्रतीक शांति से बैठा हुआ था कि तभी सिद्धार्थ अपने कुछ दोस्तों के साथ प्रतीक के पास आकर बैठ गया और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करने लगा। सिद्धार्थ अपनी हर बात में प्रतीक की इंसल्ट कर रहा था और प्रतीक शांति से उसकी बातों को सुन रहा था। प्रतीक के चेहरे को देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसे इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रतीक को इतना शांत देखकर सिद्धार्थ ने अपने दोस्तों से कहा, गाइस तुम सभी को जितना एंजॉय करना है करो, यहाँ पर काफी पुरानी और एक्सपेंसिव वाइन है। ये बोलकर सिद्धार्थ ने एक काफी महंगी वाइन की बोतल अपने टेबल पर मंगवाई और उस टेबल पर रख दिया और प्रतीक की तरफ देखते हुए आगे बोला, चलो मेरे और मेरे दोस्तों के लिए एक एक पैक बनाओ। मेरे कजिन निशांत ने बताया था कि तुम्हें वाइन बेहद पसंद है, इतना कि तुम उससे नहा भी लेते हो। वैसे कांग्रेचुलेशंस ऑन गेटिंग मैरिड। अब जल्दी से पैक बना दो। सिद्धार्थ की बात सुनकर प्रतीक ने घूरते हुए उसकी तरफ देखा। प्रतीक के चेहरे को देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसका इरादा नहीं था सिद्धार्थ के लिए पैक बनाने का। प्रतीक की हरकतें देखकर सिद्धार्थ फ्रस्ट्रेट होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि प्रतीक उनके दोस्तों के बीच उसकी इंसल्ट कर रहा हो, जिस वजह से सिद्धार्थ ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैंने कहा हम सभी के लिए पैक बनाओ। एक बार फिर से सिद्धार्थ की बातों को प्रतीक ने कोई वैल्यू नहीं दिया। प्रतीक चाहता तो 2 मिनट में सिद्धार्थ को उसकी औकात दिखा देता, पर उसे छोटे लोगों से उलझने में मजा नहीं आता था।